डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन का पार्ट सेकंड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हाँ जी, लोडिंग स्लाइड्स। दिस इज फर्स्ट क्लास, प्लीज गाइड मी हाउ आई स्टडी। अभी थोड़ी देर में बताते हैं, 10 मिनट्स तक और भी आएंगे फर्स्ट क्लास वाले, है ना, सबको फिर बार बार रिपीट करना पड़ेगा। थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है जी। मैं रोज स्टार्टिंग में बताती हूँ, लेकिन फिर दोबारा भी आ जाते हैं बीच में बार बार बोलना पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गया था हमारा, और इम्पोर्टेंट भी यहाँ से पढ़ना है फ्रेंड्स, कि इसके आगे ये कर यहाँ से करना है ना, यू नो जी। ठीक है, 10 मिनट्स बाद पूछ लेना, तो मैं बता दूंगी अभी, तो ज्वाइन होने दो इनको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रेडी? गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे कि कौन से मिथ है और जो रिसर्चेस के हिसाब से जो सही बातें हैं वो कौन कौन सी हैं कम्युनिकेशन में, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। बीइंग अवेयर ऑफ बिहेवियर इफेक्ट ऑन अदर्स, हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमने जैसे कम्युनिकेट किया उस पर दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, दूसरों पे क्या इफेक्ट होगा। हाउ बिहेवियर फिट और डजंट फिट इन सर्टेन सोशल सेटिंग्स। इसके लिए सबसे पहले जब भी हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, मीन्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने होशो आवाज में होना चाहिए, मतलब अवेयरनेस ऑफ वंस बिहेवियर, आपको पता होना चाहिए कि मेरा खुद का बिहेवियर कैसा है और ऐसा मैं बिहेव कर रहा हूँ तो उससे नेक्स्ट पर्सन के ऊपर कैसा इफेक्ट आएगा। हेलो जी सबको। अडेप्टेबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस समझ में आया? अडेप्ट का मतलब क्या होता है? ढल जाना, यस, चेंज हो जाना एज पर सिचुएशन। सो एबिलिटी टू अडेप्ट वन कम्युनिकेशन टू फिट द सर्कमस्टांसेस। लाइक कोई खुशी का माहौल है तो वैसे चेंज हो गए, स्टडी करने आए हैं तो ऐसे चेंज हो गए, एंटरटेनमेंट के लिए गए हैं या सैड है तो उस हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हाँ जी, तो सो दैट फिट टू सर्कमस्टांस, एक सर्कमस्टांस के साथ हम फिट हो जाए। समझ आ गई? एम्पैथी का मीनिंग क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड शेयर फीलिंग ऑफ अनदर्स। अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं, एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी का मतलब है दया करना, यस। क्या करना? पिटी, पिटी का मतलब भी यही होता है, दया करना। सो हमें क्या किसी के ऊपर ऐसा ओहो बेचारा ऐसा करना चाहिए? सिंपैथी होती है ऊपर ऊपर से मैंने सिंपैथी कर दी, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एम्पैथी का मतलब है दूसरों को समझा कि वो कैसे हैं, उनके ऊपर कैसा इफेक्ट आता है, उनके इमोशंस कैसे टच होंगे, ठीक है, उनका खुद का प्रायर नॉलेज क्या है, उनके बेसिस पे अदर्स, मतलब अदर की बातें आती हैं, अदर्स के बिहेवियर को समझना और उसके हिसाब से ऐसे बात कहना कि किसी को बुरा भी ना लगे, और हमने बिल्कुल सही तरीके से आपको समझते हुए आपकी फीलिंग्स कैसे हर्ट होंगी या कैसे अच्छी होंगी अपनी बात कही। ठीक है, वेरी गुड। हम ऐसा देखेंगे कि अगर मैं इस पर्सन की जगह होती तो मुझे कैसा लगता, स्टेप इन देयर शूज। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, इसको बोलते हैं कि दूसरों के शूज में पैर रख के देखना। ठीक है, स्टेप इन अदर्स शूज। समझ आई? ये होता है एम्पैथी। तो एम्पैथी क्या होता है? ज्यादा बढ़िया होता है। हाँ, एम्पैथी क्या होगा, यहाँ पे मैं एम्पैथी करा रही हूँ या एंट्रोपी करा रही हूँ? एंट्रोपी में कल करा चुकी हूँ। एंट्रोपी का मतलब होता है बैरियर्स, ठीक है, एम्पैथी अलग है। नाउ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है
कि जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसको बोलेंगे। मेजर डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी, अभी मैंने बताया, इसमें हम दूसरे को बेचारा समझ लेते हैं, समझे। यहाँ पे अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको विचारों वाली भीख चाहिए या फिर आपको एज अ स्टूडेंट अपना हक चाहिए, तो दूसरों को समझते हुए उसको ट्रीट करना, उसको बोलते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथी इज मोर प्रेफरेबल देन सिंपैथी, ठीक है। सो कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, इस सब को समझना है। एंड एथिक्स, नैतिकता को फॉलो करना है, अच्छी आदतें, एथिक्स, मोरल आइडियाज, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सबको समझना, ठीक है। मोरल वैल्यूज क्या होती है, क्या काम करना अच्छा है क्या बुरा है, ये सब, ठीक है, ऐसे। बिल्कुल, हेलो जी, बिल्कुल बढ़िया है। सो ये रही इसकी हिंदी, सारी आ जाती है। कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ जी। सेकेंड लास्ट पॉइंट, कॉग्निटिव का मतलब बताओ, नॉलेज लेना। कॉग्निशन का मतलब अपना दिमाग, नॉलेज, अपने थिंकिंग लेवल, है ना। और जो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब मुश्किल। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड गिवन सिचुएशन इन मल्टीपल वेज, मतलब एक सिचुएशन है उसके अलग अलग पहलू को समझना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, ठीक है। यस, डिफरेंट नजरिए से, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना। गुड। सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस कैसे पता चलती है हमें कि बेस्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट एंड इन इटसेल्फ, मैंने आपको बात कह दी, आपको समझ आ गई, खत्म नहीं हुआ, बल्कि इससे हम कोई टारगेट गोल अचीव करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा मेन क्राइटेरिया होता है कि जो हमारा गोल है वो भी अचीव हो इससे। तो यहाँ पर क्या क्या आता है, फिडिलिटी। फिडिलिटी मीन्स बताओ, फिडिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वसनीयता। सो कम्युनिकेशन में फिडिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पर्सन आपको कोई बात कह रहा है, अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर आप उससे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। नैतिकता, एथिक्स का मतलब है क्या अच्छा है क्या बुरा, इन चीजों को समझना, गुड मैनर्स वगैरह। एम्पैथी का मतलब है अपनी बात कहते हुए दूसरों को अंडरस्टैंड करें कि मेरी बात का दूसरे के ऊपर कैसा इफेक्ट आएगा, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कैसा रिएक्ट करता, ठीक है। लर्नर्स को समझते हुए मैं पढ़ा रही हूँ कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, और इस वजह से मैंने स्लाइड्स इंग्लिश हिंदी दोनों में दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्पैथी हुआ ये, टू अंडरस्टैंड यू, एंड उसके हिसाब से आपको कम्युनिकेट करें। फिडिलिटी मीन समझ में आया आपको। अगर हमारे यहाँ पर ट्रस्ट होता है तो फिर यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। यस, जंग नहीं लगाना, ट्रस्ट करना है। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब छोटे में बढ़िया काम हो जाए, ठीक है, ऐसे। मतलब मिनिमम एनर्जी ऑफ टाइम, सिंबल्स, क्लूज यूज टू एनकोड द मैसेज। ऐसा नहीं होता कि मैं लाखों रुपए का लैपटॉप लेकर बैठूं तभी पढ़ा सकती हूँ, कोई लिमिटेड चीज से भी पढ़ा सकता है, पढ़ाना हो तो, ठीक है। तो इट डजंट मीन कि आपको बहुत ज्यादा खर्चे करने हैं, ठीक है। हाँ जी। डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस मीन्स, मैम कहाँ लिखा है, क्या नहीं समझ में आई। डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस यहाँ पे लिखा है, एग्जैक्टनेस मतलब कि किस हद तक कोई चीज एग्जैक्ट है उसको बोलते हैं, सही है। मोबाइल में से भी हम पढ़ सकते हैं, यस, गुड। क्या कहाँ लिखा है, डिस्टोर्शन फी डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच समथिंग इज कॉपीड और रिप्रोड्यूस, मतलब कि अगर यहाँ पर विश्वास है तो इससे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली इस चीज को कितना रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, कितना रियल लाइफ में लगाया जा सकता है, जो मैंने आपको समझाया या जो भी एक पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, अवेलेबल रिसोर्स है उसको बेस्ट यूज करना है, ये कह रहा है वो। इकोनॉमी मतलब सस्ता टिकाऊ बढ़िया, ऐसा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे समझे। बीच में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, क्लू, क्यू, हिंट, इन सब का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। क्लूज, क्यूज, हिंट जो हमें मिलते हैं कम्युनिकेशन से, जैसे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ लेकिन मेरी शक्ल देख के मेरे नेचर के बारे में आपको हिंट, क्लूज, क्यूज मिल रहे होंगे, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी नॉन वर्बल, और इससे हमें पता चलता है कि
कम्युनिकेटर कैसा है, ठीक है, या फिर वो क्या कहना चाह रहा है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी पता चलते हैं, हिंट मिलता है उसके बारे में। कॉन्ग्रुएंसी रात को क्वेश्चन में भी आया था बहुत, जब आपने मेरे से मीनिंग पूछ लिया था। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है इंटीग्रेशन, तालमेल, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों मैसेजेस के बीच में आपस में तालमेल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। किसमें? अब मैं बोलूं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये मैच कर रहा है कुछ? ये क्या होता है मैम, नहीं भी बोल रहे हो हाँ भी बोल रहे, समझ नहीं आ रही कुछ। तो वही हमें इंटीग्रिटी रखनी चाहिए ना, कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो अब ये मैच किया। मतलब अगर किसी पर्सन को आप देखते हो वो मुंह से कुछ और बोल रहा है, शक्ल का अलग बना रहा है, बॉडी लैंग्वेज उसकी कुछ और ही इशारे कर रही है, तो फिर इससे क्या पता चलता है? हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम सही तरीके से उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, या फिर उस पर शक होने लगता है बंदा सही नहीं है, पागल भी लगता है। यस, तो क्या करना चाहिए? जो भी हमारी बोल है और जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस है, इनमें सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, यस, फेस एक्सप्रेशंस। आपने अन अकेडमी वालों के लिए कोर्स बना दिया रात भर जग के, थोड़ा रहता है अभी उसमें। मेरे को 2 यूनिट जो देनी है ना, 8, 9th और 10th, उनको मैं दोनों एक साथ ही शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे दोनों देनी है, तो देखती हूँ कितनी देर में दी जाती है, थोड़ा सा बचा है उसमें। अब देखते हैं इन्फ्लुएंस। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं मैथ्स में। हाँ, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। एम्पैथी, सिंपैथी पर्सनल फैक्टर है या सोशल? एक दूसरे से जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाँ सोशल फैक्टर है, आप कर लोगे। हाँ, यूट्यूब पर क्लास कब होती है? सुबह होती है 8 बजे। चलो इधर ध्यान दो 1 मिनट। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जब मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरी बातों में दम होगा, तभी तो आप इन्फ्लुएंस होंगे, मोटिवेटेड होंगे। जैसे आज सुबह किया मैंने मोटिवेट, ठीक है। तो दूसरों को प्रभावित कर पाना, इन्फ्लुएंस कर पाना, मोटिवेट कर पाना, इस शब्द को एक वर्ड और बोलते हैं, रिटोरिक भी बोलते हैं। वेरी गुड, आपको पता था। यस, कम्युनिकेटर अपना जो इच्छा है, जो रिजल्ट है, जो चाहता है, वो कैसे अचीव कर पाएगा? जब मैं आपको इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी, अपनी बातों से आपको एंगेज कर पाऊंगी, ठीक है। यस, जो मैं कहती हूँ उसको समझने के लिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है भाई? पढ़ाई से रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड, ये भी नहीं है कि बिल्कुल पर्सनल लेवल पे। ये इस तक अगर मैं आपके साथ टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप डेवलप करती हूँ, तो इससे अगेन हमारे अंदर ट्रस्ट और हमारे रिलेशनशिप टीचर स्टूडेंट के मजबूत होते हैं। और हम अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले स्टक हुए यार, हेलो, और ढिंग चिका ढिंग 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 सक हो गया, ढिंग चिका ढिंग 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 सक हो गया। सही है, ये होना चाहिए बस, गाने का तो ठीक हो जाता है। सुनो तुम, अरे यहाँ पे रिलेशनशिप में बिल्डिंग बिल्डिंग बनानी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये है बात, बिल्डिंग नहीं बनानी सच्ची मुच्ची। हो गया था ना वो, क्या रिपीट करूँ यार, मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। हेलो, क्या रिपीट करूँ? आ गया समझ? अब आगे चलें। हाँ, सॉन्ग रिपीट करूँ, डंडे ना रिपीट करूँ मैं? अच्छा सुनो, कॉन्ग्रुएंसी मतलब तालमेल, वर्बल एंड नॉन वर्बल में, ठीक है। हाँ जी, जो नए बच्चे हैं जो पूछ रहे थे कैसे करना है पढ़ाई, वो सुने, और जो ओल्ड बच्चे हैं वो भी सुने, सुनना तो पड़ेगा। तो देखिए, हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 आप सब्सक्रिप्शन में स्टडी करते हैं, ठीक है, 2 आवर्स मेरे साथ। अब उसके बाद अगर आपको रिवीजन करना है तो आप 15 मिनट का रिकॉल भी कर सकते हैं कि हाँ हमने ये सब कुछ पढ़ा, फिर जहां आपको लगेगा यार ये मेरे को समझ नहीं आया, फिर वीडियो में से वो वाला पोर्शन आके दोबारा से रीड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या नोट्स में से भी गो थ्रू कर सकते हैं। इस चीज को आधा घंटा भी लग सकता है और मैक्सिमम 1 घंटा भी लग सकता है, अगर आप स्लो लर्नर है ना, मतलब पूरा वहां से दोबारा सुनने के लिए एक्स्ट्रा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेपर 2 की भी 2 घंटे क्लास हो जाती है।
अब इसके अलावा आपके पास सुबह का और रात का टाइम होता है। इसमें आप बैच बना लो कि एक तो पेपर में पेपर 2 दोनों दोनों साथ चल ही रहे हैं, ठीक है। बैच बना लो कि इसके साथ इतने दिन थोड़ा सा पेपर 1 का एक रिमेनिंग टॉपिक मिस्ड जो हो गया है वो पढ़ना है। वो कहाँ से मिलता है? अनअकैडमी में नवदीप को सर्च करके एनटी यूजीसी नेट सेट में कंप्लीटेड कोर्सेज में सी ऑल पे क्लिक करेंगे ना तो दिख जाता है, ठीक है। एंड जितने दिन लगे 5 to 6 डेज, 5 to 6 डेज है ना, जैसे भी है। उसके बाद अगला यूनिट आपका पेपर 2 का होना चाहिए, ऐसे अगला यूनिट आपका पेपर 1 का होना चाहिए। इसका मतलब एक दिन में हम कितने यूनिट कर रहे हैं? 3 यूनिट्स कर रहे हैं जो लाइव अनअकैडमी में चल रहा है, और एक एंड अपने एंड से एक्स्ट्रा पीछे से मिस्ड। ऐसे करके आप कवर कर पाएंगे। आ गई समझ? हाँ जी, आ गई समझ तुम्हें? ठीक है, पढ़ो अब। सो फ्रेंड्स, नया टॉपिक पढ़ते हैं हम आगे। 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू कब प्रैक्टिस होती है जी? मैं रात को 10 PM एमसीक्यूज की क्लास लेती हूँ, और कुछ रिवीजन मैं अपने हिसाब से कराती हूँ, वो भी करो सुबह 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है। तो उसमें भी आपकी रिवीजन होती है, क्योंकि मैंने जो कराना है वो हो सकता है कि आप अपने एंड पे वैसे रिवीजन ना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए वो बेटर रहता है कि आप सुबह और रात वाली क्लासेस भी लें, और इससे पता चलता है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। हाँ जी, मेरा कॉलेज है 9 to 3 PM। अच्छी बात है। तो आप जब कॉलेज नहीं होता उस टाइम पर रिकॉर्डेड को कवर करेंगे ना, ठीक है। रिकॉर्डेड को देखो फिर। चलो अब पढ़ लें। अब थोड़ा फास्ट करने का भी ऑप्शन होता है, सबकी रिकॉर्डिंग होती है। मेरा तो मन कर रहा है कि ना मैं क्लास में मजे करूं, क्योंकि तुमने पढ़ना तो है नहीं। हो गया? 1 2 3 रेडी? अब बस करो, सुनो। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7C किसने दिए थे? स्कॉट एम कटलिफ, एलन एच सेंटर ने दिए थे। यस। सो ये क्या कहते हैं कि हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, कोई झोल नहीं होना चाहिए। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। कंसाइज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट, छोटा, ठीक है। ऐसे टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। सिंपल वर्ड्स यूज करें और जितने चाहिए उतने ही यूज करें। जबरदस्ती बहुत बड़ा बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। कंक्रीट, अरे यार टू द पॉइंट तो इतना ना था। कंसाइज मतलब शॉर्ट होता है, कंक्रीट का मतलब होता है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट। यूज एग्जैक्ट वर्ड फ्रेजेस, उतना ही बोले जो बिल्कुल सटीक हो, एग्जैक्ट हो। घुमा फिरा के बातें ना करें। अगर हम घुमा फिरा के बातें करेंगे तो फिर अगेन हो सकता है सामने वाले को समझ ना आए। इसलिए कंक्रीट, सटीक, सटीक होती है इसकी हिंदी प्रिसाइज होना चाहिए। करेक्ट मतलब झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, सही। अगर हम करेक्ट बोलते हैं तो क्या होता है? दूसरे के ऊपर विश्वास बनता है, ट्रस्ट बनता है। कोहेरेंट मीनिंग टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ मिलके चलना, समझना, रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ रिलेटेड होना चाहिए, दूसरे पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए। तो कोहेरेंसी, टुगेदरनेस होनी चाहिए, ठीक है। यस, हेलो। कंप्लीट, अब ये नहीं आधी बात बोल के भाई अपनी अपने आप लगा लेना आगे की बातें, ऐसे नहीं होता। पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपका सेंटेंस, ठीक है। कर्टियस का मतलब होता है पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली, ऑनेस्ट, पोलाइटनेस, कर्टियसनेस का यूज करना है, ठीक है। तो इनको आप याद करेंगे कि कौन से हैं। क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। हाँ जी, मैं सीधा बोलती हूँ अपने रिलेटिव को, तो मम्मी बोलती है तो चुप रहा करो, बहुत बोलती है। हाँ तो तुम फिर कंसाइज नहीं होती ना, कंसाइज भी तो था इसके अंदर। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? अपने थॉट्स को क्लियरली, सही तरीके से बोले, ठीक है। जैसे आप कर्टियस हो अभी, हाँ अभी मैं कर्टियस हूँ, गुस्सा आया तो फिर मैं बोल सकती हूँ एंग्री। हाँ आगे समझ। कंसाइज का मतलब प्रिसाइज होता है, यस। संक्षिप्त, लिखी है ना बेटा हिंदी यहाँ पे, हो जाएगा। हाँ भाई, सीक्वेंस में है क्या?
ऐसा कोई कंपल्सरी सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। कर्टियस का मतलब क्या है? प्यार से बात करें, पोलाइटली, ठीक है, सर ना फोड़े दूसरे का। पकड़ के शुरू हुए तुम। अब हम देखते हैं 4S। 4S कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के? वो है सिंसियर, मतलब कि हमें अपने अंदर सिंसियरिटी लेके आनी चाहिए। सिंसियरिटी लेके आते हैं तो उससे होता क्या, ये भी कोई आगे सीरियल वाइज नहीं है, ऐसे जैसे मुझे बोल दो। इससे अगला बंदा कन्विंस हो जाता है, उसे पता होता है कि आप सिंसियर हो, मतलब अपना काम सही तरीके से करते हो। सिंपल होना चाहिए, सिंपल होने से नेक्स्ट पर्सन इम्प्रेस हो जाता है। शॉर्ट मतलब छोटे में, इससे इकोनॉमी का होता है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सस्ता टिकाऊ बढ़िया। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती होनी चाहिए। मजबूती से क्या होता है कि दूसरों को अपील करता है कि हाँ मुझे इसको सुनना चाहिए, ऐसा। समझ आई? यस, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इधर एक और तरीके का कम्युनिकेशन होता है, वो होता है एजाइल कम्युनिकेशन। एजाइल का मीनिंग क्या होता है? गोल ऑफ एजाइल कम्युनिकेशन इज टू रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। मतलब बीच में बहुत सारे स्टेप्स अगर है तो उसको कम करना। शॉर्ट का मतलब नहीं समझ में आया? कीप इट सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। हमें अपना मैसेज छोटा रखना चाहिए। आप कहो कि मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया है 100 पेज का, कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या भाई 100 पेज का, 10 मिनट का तुम्हारा इंटरव्यू होना, तुम 100 पेज उसको कह रहे हो पढ़ो बैठ के। फिर हाँ, तो ब्रीफ होना चाहिए और पूरा भी होना चाहिए। 4S किसने दिए उसका कोई आता पता नहीं है, तुम्हें पता चलेगा मेरे को बता देना, ठीक है। अगर किसी को पता चले मेरे को बता देना, मैंने पता किया था मेरे को नहीं मिला। तो सही बात है, अच्छी बात है, तुम्हें पता चले तुम बताए ना, मेरा नोट्स पूरे हो जाएंगे। अब देखते हैं एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फास्ट, है ना। तो मतलब कोई भी चीज जल्दी करने के लिए उसमें फालतू के जो स्टेप्स है उसको कम कर दिया जाए। ओनली इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड शुड बी इंक्लूडेड, उतना ही रखें जितना चाहिए बस, ठीक है। समराइज वे में एजाइल डॉक्यूमेंट्स को हम आर्टिफैक्ट्स भी कह सकते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास। हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत ज्यादा हायरार्की अगर आ जाती है, हायरार्की का मतलब बहुत ज्यादा लोग बीच में आ जाते हैं बिजनेस में भी, तो कम्युनिकेशन बहुत लेंदी हो जाता है, जल्दी से निपटारा नहीं होता। तो इसलिए अगर हमें उनको फ्रीली कम्युनिकेट करना है तो हमें एजाइल मेथड अपनाना पड़ेगा। फास्ट, क्विक, और नंबर ऑफ जो बीच में इंटरमीडिएरी है, इंटरमीडिएट मतलब बीच में जो लोग आते हैं उनको कम करना पड़ेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन शुड फॉलो बोथ वे ऑल टाइम, दोनों तरफ होनी चाहिए। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फीडबैक वगैरह भी आना चाहिए एम्प्लॉयज का, जिससे फास्टली जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। मैम आपने रेलेवेंस क्यों लिखे थे साथ में? कौन से रेलेवेंस? अरे इससे क्या होता है यही तो बता रही थी मैं, और क्या बता रही थी? इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ऐसा। देखो आर्टिफिक्स का मतलब क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स का मतलब कोई भी चीज, थिंग, वस्तु जो ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर लिखा कि एजाइल डॉक्यूमेंट्स मतलब जो हमारे पास बहुत ही इजी वे में काम करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, तो डॉक्यूमेंट्स भी आर्टिफैक्ट का काम करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो अ थिंग विच इज अवेलेबल। यस, चुस्त, हिंदी में देखो इसका चुस्त संचार। अब तुम्हें आना है कि नहीं आना है अभी? हाँ जी, थ्योरी और एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैम जो आप पहले वाला जो टॉपिक समझाई कि 4 टॉक, कन्विंस और 6 7 सॉरी 7 कम्युनिकेशन था। हाँ यस मैम, इसका जो मैम ये वाला पॉइंट है जो आवाज ही टूट रही है, गिटार बज रहा है। ठीक है, ये समझाना लास्ट वाला। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 1 2। अरे यार सही हो गई आवाज। सुनो फिर, कर्टियस मतलब पोलाइट,
कर्टियसली बात करना, प्यार मतलब कि दूसरों को एक तरीके से फ्रेंडली नेचर से, रिस्पेक्टफुली, ऑनेस्टली, इस तरीके से होता है। कर्टियस का हिंदी है विनम्र, ठीक है, आगे समझ। अभी कम्युनिकेशन की थ्योरीज एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये अलग अलग तरीके होते हैं कम्युनिकेशन को समझने के। जो सबसे इजी, हाँ, कन्वीनियंट इजी वे होती है मॉडल, उसके हिसाब से हम अंडरस्टैंड करते हैं। टोटल 3 टाइप में बांटे जाते हैं, ठीक है। ये लड़की थी, ये लड़का, मतलब इससे तुम्हें अवार्ड मिलेगा, ठीक है, और तुम दोनों गोलू मोलू, फोटो किसी की, खुद कोई और है, और खुद का नाम कुछ और, अभी बता दे तुम्हें। ट्रांसमिशन लीनियर मॉडल, जो कम्युनिकेशन है ना, वो बेसिकली 3 टाइप के मॉडल्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कमल नवक्लासी सर्च कीजिए, अपने आप मिलेगा, ठीक है। लिंक भी उसका @नवक्लासेस लगाओगे, वो लिंक ही है उसका, यूट्यूब वगैरह हर जगह दिया हुआ है। अच्छा चलो सुनो, हो गया, अभी इधर ध्यान दें। ये तो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो इसका अभी नहीं डिस्कस करते, अभी इसका डिस्कस करते हैं। जो कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स कौन से? एक तो ट्रांसमिशन मॉडल, एक इंटरैक्टिव मॉडल, और एक ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है। जो ट्रांसमिशन मॉडल है या लीनियर मॉडल है, इसका मतलब कि 1 वे मॉडल ओनली, इसमें फीडबैक नहीं आता है, ठीक है, नो फीडबैक। ट्रांसमिशन इज 1 वे, नो फीडबैक। जैसे एग्जांपल के लिए लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर अपने हिसाब से लेक्चर देता रहता है, लर्नर का फीडबैक नहीं लेता, लर्नर पैसिव होते हैं, ऐसा। अभी समझ में आ गया आपको? ये मॉर्निंग क्लास में था कुछ दिन पहले, यस। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव में इंटरेक्शन होगी, हमारा मैसेज जाएगा, वापस भी आएगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझे, दिस देयर इज फीडबैक, बट ईच पार्टी लिसन अदर पेशेंटली, शांति से सुनेगी, टेक टर्न टू रिप्लाई एंड फीडबैक। मतलब कि हाँ, फीडबैक तो होगा, बट ये बात खत्म होने के बाद। जैसे मान लीजिए एक बॉस है और एक एम्प्लॉय है, आप जैसे मेरे को मैसेज बीच बीच में कर रहे हो, पूछ रहे हो, ऐसे बॉस को तो नहीं बीच बीच में टोक सकते, नहीं टोक सकते ना, पहले उसकी पूरी बात समझेंगे, फिर उसको अपनी बात कहेंगे। अगर बीच में टोका तो आपको निकाल भी सकता है वो बाहर, इसलिए। तो ये कम, जैसे मोदी जी या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के सामने अगर आपको कुछ डिस्कशन करना हो, तो फिर पहले आप उनकी बात सुनेंगे, फिर आप अपनी बात कहेंगे, ठीक है। एरो उल्टा लग गया, हाँ जी। अगर आप ग्रुप में प्लीज ऐड कर लीजिए, मैसेज किया था, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, ठीक है। जिस दिन मैं बोलती हूँ ना कि आज मैं अवेलेबल हूँ, उसी दिन मैसेज किया करें, बाकी जिन्होंने उस दिन मैसेज किया होगा उनको मैं ऐड कर चुकी हूँ, ठीक है, हाँ जी। अब वो मेरे को नहीं पता कब करते कब नहीं। अभी आपको बात समझ में आया? हाँ, प्रिंसिपल की मीटिंग्स हो रही है, फॉर्मल हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, लेकिन फॉर्मल मुद्दे पे, तो जैसे कि बोर्ड मीटिंग होती है ना, तो उधर भी जो पर्सन बोल रहा होता है उसके बाद ही नेक्स्ट पर्सन उनको जवाब देते हैं, ठीक है जी। कोई बात नहीं, मेरे साथ, मेरी तुम सबके साथ दुश्मनी इसलिए नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक सेंडर है, इसका खुद का कुछ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है, और एक रिसीवर है जिसका खुद का एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये इंफॉर्मेशन जब जाएगी, उसके बाद ही, उसकी बात खत्म होने के बाद ही वो रिप्लाई करता है, ऐसा। अभी ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है? ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर होता है एवरीथिंग हैपन एट द सेम टाइम, ठीक है। जैसे एक सेंडर है, इसने मैसेज भेजा, अब आप, ये क्लासरूम है, हाँ खिचड़ी बनती है यहाँ पे, अभी बन रही है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने ग्रुप की बात ही नहीं करी, मैं ट्रांजैक्शन मॉडल पढ़ा रही हूँ, और ये ग्रुप लेकर बैठे हैं, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एवरीथिंग हैपन एट द सेम टाइम, लाइक नॉइज, एनकोडिंग, डिकोडिंग, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, मोस्ट इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, हाँ जी। बात दो कहानी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल, जो हमारी क्लासरूम होती है, जो प्रॉपर डिस्कशंस होते हैं फुल, तो वो वाले टाइप के जो डिस्कशन होते हैं, उसमें
जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आपका मैसेज आया तो मैं एनकोडिंग भी कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, सॉरी, जब मैं अपनी बात आपको कह रही हूँ तो मैं एनकोडिंग कर रही हूँ, आपके मैसेज को साथ साथ डिकोडिंग कर रही हूँ, ठीक है, और ये भी सोच रही हूँ नेक्स्ट क्या बोलूँ, और बीच में बच्चे इधर उधर के क्वेश्चन पूछते हैं, उनको भी देख रही हूँ, ठीक है। तो या फिर देख रही हूँ या रिप्लाई कर रही हूँ या मुझे बीच में इग्नोर करना पड़ सकता है क्योंकि मेरे को टॉपिक से लाना है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शनल हो गया। अच्छा, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल है ना, ट्रांसफॉर्मल क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशनल, हाँ, तो ये दोनों सेम है। यस, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैसेज मैं कर रही हूँ आराम से, लेकिन ये बीच बीच में बोलेंगे, हम नर्सरी क्लास में चले जाए, 5th क्लास में चले जाए या नॉर्मल ऑफलाइन क्लास में चले जाए ना, वहां पे भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, ये नेचर है, ये ऐसा नहीं कि तुम ही ऐसे महान हो सारे ऐसे करते हैं। तो बीच में नहीं ये समझ आया, नहीं ये करना है, वो समझ आया, प्लीज मेरे को बाहर जाना है, तो ये सब होता ही है बीच में। हाँ, बीच में नॉइज भी आती है, बैरियर्स भी आते हैं, ठीक है, और टीचर को डांटना भी पड़ सकता है, सब कुछ होता है, वो तो हमेशा से होता रहा है, होता रहता है, ठीक है। तो अभी जितने भी कम्युनिकेशन आएंगे ना मॉडल, वो या तो ट्रांसमिशन होंगे या लीनियर होंगे, इंटरेक्टिव होंगे या फिर ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल, ये होंगे, समझे। सो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल के अंदर क्या है, लैसवेल, अरिस्तोजी, शैनन एंड बर्लो। अच्छा, इसका लैब्स बना लिया पकड़ के, ठीक है, ये लो जी, इन्होंने इसका लैब्स बना लिया। तो लैसवेल, अरिस्टो, शैनन, बर्लो, ये आपके लीनियर में आते हैं, ठीक है, गुड। अच्छा, होता आ रहा है, होता रहेगा। लैसवेल, ये ना सब इनके नाम है, पर्सन के नाम है, जैसे आपका गोलू मोलू, आशीष, नुसरत, शिवानी नाम है ना, ऐसे। तो लैसवेल मॉडल ऐसा मॉडल है जो कि होराल्ड डी लैसवेल ने 1948 में बनाया था। इस मॉडल में कम्युनिकेशन लीनियर होता है क्योंकि फीडबैक नहीं आता है। हैरोल्ड डी का फुल फॉर्म है ड्वाइट लैसवेल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ये, ठीक है, यस, सेम समय पे सारी की सारी ट्रांजैक्शन होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि वहां पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस वगैरह आते रहते हैं सेम टाइम पे, एनकोडिंग, डिकोडिंग, वेट है, पता नहीं बड़ा कुछ आता रहता है, नॉइज, तो इसलिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो दोनों सेम है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन मैसेज करेगा, हु इज कम्युनिकेटर, स्पीकर, सोर्स, वो क्या कहता है, मैसेज कहता है, मैसेज बताएगा। इन विच चैनल, मीडियम, जैसे हम ऑनलाइन आ रहे हैं ऐसे, किसको बताएगा, रिसीवर को, और फिर रिसीवर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ये भी देख लेगा वो। इससे उसका फीडबैक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका इफेक्ट हमने देख लिया, तो ट्रांजैक्शन में फीडबैक साथ में होता है। हाँ भाई, हाँ जी, अभी तो बताया था। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन फॉर्म में दिखा कि कौन, क्या, कैसे, किसको, और उसका इफेक्ट क्या आएगा। इस तरीके से इसमें एक सीक्वेंस बनाया गया है कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल कैसे पता चलेगा इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं, उसका इफेक्ट चेक करके, ठीक है। उकसाना है ना दूसरे को अपने के हिसाब से कुछ काम करने के लिए या कुछ टॉपिक को समझने के लिए, तो ये इन्फ्लुएंस आना चाहिए। ये एक्शन मॉडल कैसे है, इस मॉडल को एक्शन मॉडल, लीनियर मॉडल, वन वे मॉडल भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एक्शन मॉडल ऐसे, क्योंकि इससे कुछ इफेक्ट आ रहा है ना, कुछ रिएक्शन होगा सामने वाले का, उसको देखेंगे हम, ठीक है। पूछ भी सकते हैं, नहीं भी, नहीं पूछेंगे तो मेरे को मारोगे आके, हाय मैम उसका ऑथर का नाम नहीं पूछा था, आपने कैसे बता दिया। जो जो पढ़ा रही हूँ सब पूछ सकते हैं, और नहीं भी पूछ सकते, जबरदस्ती तो नहीं है। अरिस्तु मॉडल, अरिस्तु जी का जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, ओल्डेस्ट मॉडल है। ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना,
जो कि 300 BC बिफोर क्रिस्ट में बनाया था, ठीक है। हाँ जी, ग्रीक है फिलोसोफर, ये उन्होंने बनाया था। अगेन दिस मॉडल इज फॉर रिटोरिक, इन्फ्लुएंस कर पाना, मोटिवेट कर पाना। तो उन्होंने 2 मॉडल दिए थे एक्चुअली। इसके अंदर एक तो मॉडल ये कहता है कि एक स्पीकर होता है, वो अपनी बात कहता है किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे, क्योंकि यहाँ पे ओकेजन सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस मॉडल में जो चीज बिल्कुल अलग होगी उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वो मैं साथ साथ बता रही हूँ। इसमें ओकेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस को मैसेज देगा और उसका फिर फाइनल इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। स्पीकर अपनी बात कहता है, ठीक है, मैं ऐड कर दिया एक पर्टिकुलर मुद्दे पे किसी ऑडियंस को, और उसका कोई ना कोई इफेक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ओकेजन होती है जरूरी। नीचे वाला भी शैनन वाले को रुक जाओ, मैंने पहले वही ढूंढना था, कहाँ गया। एक तो अरिस्टो जी का मॉडल एक और था, बुक में तो दिया मैंने। हाँ वो वाला पैथोस वाला कहाँ गया, है ना, रिटोरिक मॉडल इथोस पैथोस वाला। ये आगे है, कोई बात नहीं, मैं आगे से पहले इसको एक को कवर करा देती हूँ ना, फिर जाएंगे आगे। ये रहा अरिस्टो जी का जो ग्रीक फिलोसोफर है, इन्होंने एक मॉडल और दिया था, रिटोरिक ट्रायंगल, ठीक है। रिटोरिक ट्रायंगल के ऊपर, यस मिल गया ना। मॉडल इज टू परसुएड ऑडियंस। इसका मकसद मेन क्या है कि ऑडियंस को उकसाना, परसुएड करना। तो ईपीएल इसमें इथोस किसको कहा गया है, किसके लिए कहा गया है? इथोस राइटर के लिए कहा गया है कि आप जो एक राइटर होगा वो, उसकी अथॉरिटी है और क्रेडिबिलिटी भी होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार और विश्वसनीयता। जो भी ऑथर एक कोई काम लिख रहा है, कर रहा है, या मैं कुछ कम्युनिकेट कर रही हूँ आपको, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपना कार्य सही से करूं, मैं सच्चाई से लिखूं, ईमानदारी से लिखूं या बोलूं, किसी को उकसाऊं, ठीक है, ऐसा। तो अब समझ में आ गया इथोस का मीनिंग क्या है, कि ऑथर अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और विश्वसनीयता को बनाए रखे, सही से कम्युनिकेट करके। देन पैथोस किसके लिए आएगा, ऑडियंस को। अभी इनका मॉडल, क्योंकि ये कैसा है, वन वे लीनियर मॉडल, इसलिए ऑडियंस कैसी है, थोड़ी पैसिव है। पैथोस से पैसिव हो गया हमारा। और ये होता क्या है इसके अंदर, द इमोशनल अपील ऑफ योर मैसेज टू ऑडियंस। हमें ऑडियंस को कैसी अपील करानी है? पैथोस का मतलब होता है मेनली इमोशनल, ठीक है। तो इमोशनल अपील करानी है। रिटोरिक कब चलेगा मेरे को बताओ? मोटिवेशन कब आएगा? जब फीलिंग्स या इमोशन हिलेंगे, हर्ट होंगे या अच्छे उसको फीलिंग्स आएगी या मोटिवेशन होगा, तभी रिटोरिक हो सकता है। आप इन्फ्लुएंस तभी हो सकते हो जब आपके इमोशंस को छेड़ा गया। तो इसलिए हमने इमोशनली अपील करना है अपना मैसेज, ताकि दूसरा उसको सुनने के लिए उत्सुक हो, उसको समझने के लिए, आपकी बुक लेने के लिए, आपकी बुक को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से ऑथर के नजरिए से कहा गया है, इसकी बात कर रही हूँ इसलिए मैं। हाँ, परसुएड का मतलब मोटिवेशन, रिटोरिक का मतलब भी मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस, ठीक है। हाँ, जैसे पैथोस में आपने कोविड वाली रिंगटोन देखी होगी, वो क्या करते हैं, आपको उकसाते हैं कि आप मास्क पहनो या वो इंजेक्शन लगाओ, ये सब चीजें, डोज वगैरह लो। लोगोज क्या है? लोगोज द कॉन्टेक्स्ट, मुद्दा, इशू, टॉपिक, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। योर रीजनिंग, लॉजिक एज वेल एज योर मैसेज रिलेट टू ऑडियंस कॉम्प्रिहेंशन, ताकि आपका मैसेज अगला बंदा समझ पाए। अगर नहीं समझ पाएगा तो कैसे होगा बताओ, ठीक है। सो वन कैन एश्योर दैट ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज। हाँ जी, लाइक शादी में जरूर आना मूवी, आईएएस बन के जाता है। हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पे क्या कहता है कि लोगोस का मतलब द कॉन्टेक्स्ट, उसका मेन मुद्दा होना चाहिए। One can assure that their audience understand the message in the way the meant by, जैसे मैं कहती हूँ उस तरीके से वो समझ पाए, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक और मॉडल है इसी के अंदर, रिटोरिक के अंदर ही। रिटोरिक के अंदर अभी हमारा इन्फ्लुएंस करने वाला लेसवेल का भी दिखाई दिया, अरिस्टो जी का भी दिखाई दिया, ठीक है। मैं एक सेकेंड अभी आती हूँ, बेल बजी थी ना।
हाँ जी आ गई। हेलो, हाँ हो गया मेल मिलाप, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं, रिटोरिकल सिचुएशन मॉडल। ठीक है, ये किसने क्रिएट किया था? लॉयड एफ विल्सन ने क्रिएट किया था 1968 में। सो रिटोरिक डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। इन परफेक्ट वर्ल्ड देयर वुड बी नो रिटोरिक। एक्चुअली हम अगर परफेक्ट वर्ल्ड में किसी को उकसाना चाहते हैं, परफेक्ट का मतलब सबको सारी इंफॉर्मेशन पता है, सब कुछ जानते हैं, ठीक है, तो क्या वो हमारी बातों में आ जाता? तो वो हमारी बातों में नहीं आ सकता था। तो रिटोरिक डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि उस सिचुएशन में किसी के कौन सी नब्ज पकड़नी है। नब्ज मतलब कौन से को टच करना है, तभी वो पर्सन आपकी बातों में आएगा। समझे? यस। तो इसमें क्या था? एक्सिजेंस। एक्सिजेंस का मतलब क्या है? सेंस ऑफ अर्जेंसी इज रिटोरिकल व्हेन इट एबल टू परसुएड। फ्लास का मतलब क्या होता है? फ्ला का मतलब होता है कि जिसमें कोई कमी होती है, दोष होता है, ठीक है। अभी एक्सिजेंस के अंदर जो भी एकदम से अर्जेंसी आ रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये, अरे आपके में इस चीज की कमी है, आपको ये चाहिए, आपको इस चीज की कमी लग रही है, तभी तो आप उसके लिए उकसाएंगे। हाँ ठीक है, यही मुझे चाहिए था, आपने ये मुझे लाकर दे दिया, आई एम मोटिवेटेड टू गेट इट, राइट। ये चीज कोई भी हो सकती है, इमोशनली या फिजिकली हो सकती है। ऑडियंस, ऑडियंस दोस्त कैन बी ट्रस्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाएगा। हाँ वैसे जैसे जेआरएफ एक इंटेंजिबल है। हाँ जी, मैं रिफ्रेश कर। हेलो, आ गया? आवाज आ रही है? क्या रिपीट करूं बताओ? मेरा नेटवर्क यार मेरे को यहाँ सही दिख रहा है, पता नहीं तुम्हारा क्यों जा रहा है। अच्छा देखो फिर, एक्सीजेंस शब्द का मतलब है कि कमियां ढूंढो, कहाँ कमियां हैं, उस दुखती रग को पकड़ो। सिंपल। अब समझ आई? मतलब सीधे सीधे तो समझना ही नहीं है, तो मैं तोड़ा तोड़ा करके समझाऊं। दुखती रग को पकड़ो, कहाँ पे कमियां हैं उसको पकड़ो, उससे अगला बंदा मोटिवेट होगा। समझे? जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं वही देखते हैं कि नेक्स्ट पर्सन को क्या चाहिए, उसके हिसाब से एड बनाई जाती है इमोशनली। देन ऑडियंस कौन है? जिसको मैसेज भेजा जाएगा, ठीक है, मीडिएटर ऑफ द चेंज। देन कॉन्स्टेंट कौन हो गया? एक मुद्दा, ठीक है, ऐसा। सो द सिचुएशन, चाहे नंबर होए चाहे ना होए, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। जिस दिन मैं बोलती हूँ कि इस दिन अवेलेबल हूँ, तभी मैं देख सकती हूँ मैसेज, ठीक है, सिंपल। सो सिर खाना कम करो। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशंस आती हैं। सिचुएशन साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज एंड लिमिटेशन। कांस्टेंट मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आती है, कौन सी कमियां आती है, कौन सी लिमिटेशंस होती है, उसको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। सो एप्रोप्रिएट आंसर टू चेक कि आपका मैसेज फिट है कि नहीं। यस। तो उसके हिसाब से कैसे पता चलेगा कि इसमें एक्सीजेंस मतलब हम रिटोरिक तब कर सकते हैं कवर। यार तुम लोग मुझे पूरा बोलने कब दे रहे हो जो तुम्हें मॉडल समझ में आएगा? बताओ। जब से मैं मॉडल बोल रही हूँ, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, एक लाइन में मॉडल सुना है मेरे से, फिर बीच में बोलोगे समझ नहीं आ रहा। एक्सीजेंस का मतलब है कि पहले देखो कि इधर प्रॉब्लम में कहाँ कमियां कहाँ है, ठीक है, फ्लॉज कहाँ है, दोष कहाँ है, उसके हिसाब से अपनी ऑडियंस ढूंढो कि किसको ये सब प्रॉब्लम्स है, और उसकी इनका सॉल्यूशन करना है, कौन सी लोकेशन तक हमें पहुंचना है। कॉन्स्ट्रेंट्स कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी रुकावटें आएंगी जिनको सॉल्व करना होगा, और क्या आप इन सबको सॉल्व कर सकते हो। तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे, क्या आपका जो कम्युनिकेशन है वो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा? क्या प्रॉब्लम, कमियां थी, जिस तरह तक मैसेज पहुंचाना था वहां पहुंचाना था, और बीच में कुछ लिमिटेशंस आएंगी, ठीक है। सो इन सब को अगर आपका कम्युनिकेशन कवर कर सकता है, तो इसका मतलब कि आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल फिट करता है, इसलिए इससे दूसरा पर्सन मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। रिटोरिकल सिचुएशन बन जाएगी, यही आपकी रिटोरिकल सिचुएशन है जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो, अपनी बातों में लगा सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। देन नेक्स्ट मेथड, मॉडल,
जो दिया गया है इसी सेम सिचुएशन के ऊपर, वो है मिथ ऑफ रिटोरिकल सिचुएशन। इसमें मिथ क्या है? कॉन्स्ट्रेंट का मतलब बताओ, लिखा भी हुआ है सामने और मैंने बहुत बार बोला है, लिमिटेशंस। ठीक है, कि कौन कौन सी लिमिटेशंस है, कौन कौन सी बाधाएं आती है, हिंदी भी लिखी है इंग्लिश भी लिखी है। ये मॉडल रिपीट कर दीजिए। नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं होगा, अब मुझसे डाउट क्लियरिंग क्लास में पूछना है तो ठीक है। सेम चीज 100 बारी बताओ आपको। मिथ ऑफ रिटोरिकल सिचुएशन में क्या कहता है, वत्स ने बताया है। क्रिटिकल वित्सर, इन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया? वित्सर को ही, वित्सर ने मॉडल बनाया था ये वाला, ठीक है ऐसा। अब वित्सर को ही क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि राइटर एंड स्पीकर क्रिएट रिटोरिकल सिचुएशन टू सॉल्व इशू टू क्रिएट देम। लास्ट वाला 5 बार बोल चुकी हूँ मैं। हाँ, दोबारा रिपीट करूं, फिर इसके बाद एक और बार रिपीट, जिसने बोला फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। रिटोरिकल सिचुएशन मॉडल वित्सर ने दिया है। इसमें ये देखना है कि अगर इन्होंने ये बताया है, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं तो फिर यहाँ पे कुछ रिटोरिकल भी नहीं हो सकता। ठीक है, रिटोरिकल परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं होता, इम्परफेक्ट वर्ल्ड में ही होता है। मतलब यहाँ पे कुछ इश्यूज होंगे तभी तो आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी। आप दुखी हो तभी तो मोटिवेशन चाहिए, सुखी हो तो मोटिवेशन लेकर क्या करोगे, फिर तो वीडियो देखना बंद कर दोगे मोटिवेशनल। तो यहाँ कुछ फ्लाज होंगे, फ्लाज मतलब दोष, कुछ खराबी, अर्जेंसी होगी। जैसे आपको जॉब लेने की अर्जेंसी हो रही है, ठीक है, तो आप जेआरएफ लेना चाहते हो, और अब आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ फ्लाज है और ये किस टाइप की ऑडियंस में है, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो आप वहां तक पहुंच सकते हो कि नहीं, और यहाँ पे रास्ते में आपको कौन कौन सी रुकावटें आएंगी, उन रुकावटों को आप पूरा कर सकते हो कि नहीं अपने कम्युनिकेशन से। कर सकते हो तो लोग आपसे मोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ो। ये है ये। अब बिट्सर की प्रॉब्लम, बिट्सर ने जो समझाया है उसी को क्रिटिसाइज किया है वत्स ने। वत्स क्या कहते हैं कि राइटर एंड स्पीकर क्रिएट रिटोरिकल सिचुएशंस। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, प्रॉब्लम ऑलरेडी है ना, कई बार जबरदस्ती सिचुएशन राइटर खुद क्रिएट करता है टू सॉल्व इशू, ताकि उसको फिर बाद में वो सॉल्व करे। टू क्रिएट देम, वी क्रिएट देम। अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम खुद अपनी प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व कराते हैं। प्रॉब्लम डू नॉट सिंपली एग्जिस्ट, प्रॉब्लम सीधी सीधी एग्जिस्ट थोड़ी है। वी मस्ट रिकॉग्नाइज देम, सिचुएशन डोंट बिकम रिटोरिकल ऑन देयर ओन, अपने आप ही मोटिवेशनल नहीं बन जाती। अच्छा मैं कहूँ ये क्या कह रहा है, अभी ध्यान दिया, इसका नाम भी वत्स है। सिचुएशन डोंट बिकम रिटोरिकल ऑन देयर ओन, वो अपने आप रिटोरिकल नहीं बनती। वी चूज टू क्रिएट देम, हम खुद उसको क्रिएट कर रहे हैं। अब आप किस दुविधा में हो, जेआरएफ चाहिए आपको, जेआरएफ, आपकी ये प्रॉब्लम 1 सेकंड में सॉल्व हो सकती थी, जेआरएफ के बारे में सोचो ही मत, कुछ और करो। हम खुद ये प्रॉब्लम में फंसे हैं, नहीं मुझे ये करना है तो ले लो वही प्रॉब्लम फिर, नहीं मुझे ये करना है, ऐसे होनी चाहिए थी ये प्रॉब्लम, इसने मेरे को ऐसे क्या बोला, ऐसे बोलना चाहिए था। आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, पहले क्रिएट किया फिर उसको सॉल्व कर रहे हो, ऐसा। ठीक है, तो इनके हिसाब से, वत्स के हिसाब से, इनके हिसाब से क्या था, यहाँ ऑलरेडी फ्लाज होते हैं, और वत्स के हिसाब से क्या है कि हम फ्ला क्रिएट करते हैं, मतलब प्रॉब्लम, ठीक है, सिचुएशन क्रिएट करते हैं, फिर उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा। इज रिटोरिकल व्हेन इट एबल टू परसुएड, जब हमारा कम्युनिकेशन कब रिटोरिकल होगा, तब जब हम किसी को परसुएड कर पाएंगे, उकसा पाएंगे, ऐसा। ठीक है, ऐसा। शाबिया तुमने क्लास के अलावा सब कुछ करना है ना। कार्ल रॉजर 1951 में एक और रिटोरिकल मॉडल दिया था इन्होंने। ये कौन सा है, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी, ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझने वाला। रिटोरिक इज अबाउट कॉम्प्रीहेंडिंग अदर, आर्टिकुलेटिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू। कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब बताओ, कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब होता है कि बातों को समझना। जिसने मॉडल के बारे में पूछना है, आगे आगे भागना है, या इस चीज को ये लग रहा है इतना सारा ये वो वीडियो बंद करके रिकॉर्डेड देखे प्लीज, क्योंकि तब पता चल जाएगा। आगे पीछे करके देखते रहना कितने हैं गिन के, ठीक है, बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो बस। रिटोरिक का मतलब क्या है, इसका मतलब कि उकसाना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना।
ठीक है। रिटोरिक इजंट अबाउट विनिंग। रिटोरिक का मतलब ये नहीं होता कि हमें जीतना है, ठीक है, बट रेदर अंडरस्टैंडिंग रिटोरिक, प्रोवाइडिंग व्यू पॉइंट, अपना व्यू पॉइंट बताना है। जैसे अगर किसी को हम मोटिवेट करें तो कैसे करें, अपना व्यू पॉइंट बता के, अपना माइंड सेट बता के कि इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगला बंदा सेम पॉइंट ही ले। मैंने जिस तरीके से आपको मोटिवेट किया, इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल वैसे करें, आप उसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा एग्जैक्टली पूरा जीतना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं हम। ह्यूमन इज समथिंग दैट वी रिक्वायर। मास्लो की हायरार्की नीड्स पे हम समझ सकते हैं। मास्लो ने हमें क्या समझाया था, मास्लो ने समझाया था कि एक पर्सन पहले सिर्फ रोटी कपड़ा और खाना पीना चाहता है, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चाहता है उसकी सिक्योरिटी हो, घर हो उसका अपना, फिर वो रिस्पेक्ट चाहता है, फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है, समझे। तो ये भी तो हमारे मोटिवेशन है। तो ये भी तो रिटोरिकल पॉइंट्स है जिसके पीछे हम जा रहे हैं, ठीक है। सो इन्होंने बोला है, कार्ल रोजर ने बोला है, व्हाट इज रिटोरिक मॉडल। रिटोरिक मॉडल इज टू एक्सप्लेन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑडियंस के लिए उसको समझना, ठीक है, ये बोला उन्होंने बस। देन ब्लैंकेनशिप लीजा ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एम्पैथी भी होती है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। एम्पैथी का मतलब अगेन वही वाली बात थी, दूसरों को समझना। हाँ, वो सोशल आता है एक बीच में, फिर एस्टीम और एक्चुअलाइजेशन। गुड। एम्पैथी लीड टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे दूसरों को, इससे हम खुद भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। रियल ऑफ गोल ऑफ, यही एक रियल गोल है कि दूसरों के इमोशंस को समझे। इसमें एक सिविक ग्रोथ भी है। सिविक मतलब सिविलाइज पर्सन कौन होता है, जो प्रोफेशनल होता है, तो प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में भी कहा गया है। तो रिटोरिक मीन्स दैट वी मे चेंज आवरसेल्फ, हम खुद को चेंज कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम कि हमने दूसरों को समझा, दूसरे के इमोशन को समझ के खुद को चेंज करेंगे, ठीक है। तो खुद को चेंज करेंगे तो इस हमारे अंदर क्या आएगी, हमारे अंदर एम्पैथी आएगी, और हम सिविलाइज्ड ग्रोथ होगी हमारी, ठीक है, अच्छे नागरिक वाली ग्रोथ होगी हमारी, ऐसा। अब आगे समझ। और ये जो मॉडल था ये तो हो ही गया था, जिसमें अरिस्टो जी के इस मॉडल में क्या था, ओकेजन बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि एक रीजन होता है, एक ओकेजन होता है, उस पे हम अपनी बात कहते हैं और दूसरे के ऊपर इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। स्पीकर स्पीच देता है एक ओकेजन पे अपनी ऑडियंस को, ठीक है। अभी तो मैंने ना अरिस्टो जी के साथ जितने रिटोरिक मॉडल थे अभी तो मैंने वो कराए। अभी मैं वापस पीछे आ रही हूँ कंटिन्यूटी में चलने के लिए। अब आ जाते हैं शैनन एंड वीवर का मॉडल। शैनन वीवर का मॉडल ऐसा मॉडल था, एग्जाम्पल जैसे अरिस्टो जी ने, यहाँ पे स्पीकर कौन है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ, अपना कम्युनिकेशन का स्पीच दे रही हूँ। मैं किस ओकेजन पे, आपकी ओकेजन है कि हमें जेआरएफ के लिए क्लासेस जो चल रही है, इस ओकेजन पे हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमें जेआरएफ लेनी है ना। तो इस ओकेजन पे मैं आपके साथ क्लास ले रही हूँ। ऑडियंस कौन है, आप, और आपके ऊपर मैं इफेक्ट देख लूंगी बिना आपके फीडबैक लिए कि वाकई में मैंने जो पढ़ाया है इनको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, ऐसे। सो शैनन वीवर, यस, सबसे पहले प्रेजेंट किया लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन का। वैसे क्या शैनन वीवर का फर्स्ट मॉडल था, नो, ओल्डेस्ट मॉडल वैसे अरिस्टो जी का था, ठीक है। इनका मतलब इनका अच्छा मॉडल है, वैसे इसमें काफी चीजें कवर कर रहा है। शैनन वीवर का मॉडल एक गुड मॉडल है। इस मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं। हाँ, जिसे 10 PM क्लास में हम इफेक्ट चेक करते हैं। शैनन वीवर का जो मॉडल है इसमें फीडबैक बिल्कुल भी नहीं था। आप देखोगे तो शैनन वीवर का मॉडल सिर्फ इतना है। अब मेरे को आप पूछते थे ना कि ये फीडबैक किसने ऐड किया, ये शैनन वीवर ने किया ही नहीं, ये नॉबर्ट विनियर ने किया है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैंने ये पूछा शैनन वीवर का मॉडल में फीडबैक आएगा, नो, नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने तो नहीं दिया, किसी और बंदे ने दिया है वो तो, ठीक है। अभी इस चीज को पहले समझते हैं कि क्या होता है। मैम कॉम्प्रीहेंड वाला पॉइंट समझा दो। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है तो उसको क्या करते हो, आप समझते हो, है ना, मीनिंग निकालते हो अपने शब्दों में। वो शैनन वीवर के मॉडल में एक सेंडर होता है,
अगर आपने वो पास ऑलरेडी प्रीवियस वाली है तो आप 189 वाली कुडोस से ओनली 2021 22 वाले ले सकते हो, ठीक है। हाँ जी। इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स कौन है? सेंडर, जो मैसेज भेजेगा। एनकोडर, मैसेज को, सेंडर क्या करता है? मैसेज को एनकोड करता है। ये मॉडल कौन सा है पहले बताओ। एक्चुअली शैनन एंड वीवर एक टेलीफोन कंपनी में काम करते थे, ठीक है। अच्छा, इसको पहले यहीं से समझाना पड़ेगा आपको। गुड। दे वर वर्किंग इन टेलीफोन इंडस्ट्री, कंसेप्ट वैसे नहीं समझ में आएगा। और 1940s में इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आईटी सेक्टर में काम करते थे। टेलीफोन मॉडल भी कहते हैं और इनको मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं, जो उन्होंने दिया था, ठीक है। वो भी चंदर जो बुक के अंदर थर्ड पेज पे कोड दिया हुआ है, उससे अनलॉक करोगे सप्लीमेंट, उससे मिल जाएगा उसके अंदर सप्लीमेंट में। और अगर नहीं आएगा तो उसमें ईमेल आईडी भी दिया, तो उस ईमेल आईडी पे ईमेल करेंगे आप। सो टेक्नोलॉजी एंगल भी है इस मॉडल का। अब इस मॉडल में फ्रेंड्स, जब टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें हम सब कुछ फोन के लिहाज से देखेंगे, ठीक है। जैसे कि इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है। अब तुम मेरी बात सुनोगे, एक एक पॉइंट पे मेरे से दूसरी बातें कर रहे हो, फिर कहोगे रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। सेंडर मैसेज भेज रहा है, वो कौन है? इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन देने वाला सोर्स। अब एनकोडिंग होगी, कैसे होगी? ट्रांसमीटर के द्वारा, क्योंकि एक्चुअली मैंने तो फोन से बात कह दी, और यहाँ पर फोन भी वो पुराने जमाने वाला है, ठीक है, जिसमें वो लाइन होती है और गोल गोल घूमता है, और वो लाइन होती है। यहाँ पे आपका मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। अब इधर कौन होगा? इधर ट्रांसमीटर होगा, जो ट्रांसमिट करेगा उस मैसेज को। ये लैंडलाइन के थ्रू जाएगा मैसेज। और बीच में चैनल कौन है? चैनल है टेलीफोन। टेलीफोन में आवाजें भी आएंगी, बहुत नॉइज भी होगी। लीनियर मॉडल में आपने देखा होगा, पिछले मॉडल्स में हमें नॉइज नहीं दिखाई दिया, इसमें नॉइज उन्होंने रखा। देन डिकोडिंग होगी, जो रिसीव करेगा ना, अगर फोन ही खराब होगा तो डिकोडिंग आएगी नहीं, रिसीवर को पल्ली नहीं पड़ेगी कुछ, है ना। तो रिसेप्शन होगा, मैसेज को रिसीव किया जाएगा और डेस्टिनेशन रिसीवर तक पहुंचेगा। ऐसे ये मॉडल का पूरा सीक्वेंस है। इसमें एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ एक शैनन है और यहाँ उनकी वाइफ है, ठीक है। अब शैनन ने अपनी वाइफ को कॉल किया कि चलो अभी हम ना डॉग लेने जाते हैं। तो बीच में नॉइजेस भी आ रही है, वो फोन खड़खड़ खड़खड़ करता था, ठीक है। और वो डॉग लेने के लिए उसकी वाइफ ने कहा ठीक है चलो हम चलते हैं। लेकिन अब वो डॉग कैसा है? डॉग आपके दिमाग में कैसा आ रहा है? जल्दी जल्दी अपने थॉट्स लिखो यहाँ पर कमेंट में। काला, व्हाइट, साथ ही व्हाइट, काला और पग आया व्हाइट, क्यूट ब्लैक व्हाइट, लेब्रा, वोडाफोन वाला, अच्छा रेड का था ब्राउन, इमोलियन, पीला, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली आप सभी बच्चे अलग अलग दिमाग लगा रहे हो। अब ऐसे ही उसकी वाइफ के दिमाग में कौन सा वाला डॉग आया है, ये पर्सन कौन सा डॉग लेने को कह रहा है, इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं ना। तो इधर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फीडबैक जवाब देने के बाद भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस नहीं पता चलती। यहाँ पे फेस टू फेस डायनामिक्स कवर नहीं होते, इमोशंस कवर नहीं होते, ठीक है, इमोशंस कवर नहीं होते। हरा भी होता है। तो इट डजंट रियली कैप्चर फेस टू फेस डायनामिक्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वो कवर नहीं करता। अब समझ में आ गया? तो इस वजह से इसको कहा गया है कि इधर फीडबैक नहीं होता इन शैनन मॉडल। अगर अब आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ टेलीफोन कम्युनिकेशन में फीडबैक होता है, आप कहोगे नहीं होता है, लीनियर मॉडल होता है वो। क्योंकि टेलीफोन मॉडल शैनन के मॉडल को ही कहा गया है और ये लीनियर है, समझे? तो वहां कंफ्यूज होने के बाद नहीं है। उसके बाद नॉर्बर्ट वीनियर आए थे, उन्होंने इसमें फीडबैक डाला था बाद में, ठीक है। जो क्लाउड शैनन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, वॉरेन वीवर मैथमेटिकल मॉडल इन्होंने बनाया था, ठीक है। इसको बाइनरी मैथमेटिकल मॉडल भी कह सकते हैं, लीनियर मॉडल भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स
यहाँ से मैसेज शुरू हो रहा है, मैसेज, मेन मैसेज जो हम भेजना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, एवरीडे आप उसमें टारगेट बनाइए कि वैसे तो आपको सबसे पहले टारगेट रहता है कि 1800 क्वेश्चन जो 2021 22 वाले करने हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप डिवाइड कर दो डेज कि कितने डेज में आप ये कवर करोगे, या फिर जैसे अभी कम्युनिकेशन चल रहा है तो कम्युनिकेशन की क्लास जब तक चल रही है तब तक आप कम्युनिकेशन के सारे कवर कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको 2020 19 18 पहले ये आपने हर यूनिट के कवर करने हैं। जब सारे यूनिट्स के इधर तक कवर हो जाएंगे फिर आप पीछे जाइए, और वो तो इजी है कवर करना क्योंकि वो क्वेश्चंस कम है। 2000 पहले एक एक शिफ्ट होती थी ना, इसलिए मोर शिफ्ट 2018 से स्टार्ट हुई है। आप ऐसा करके पहले ऑल यूनिट्स के इतने ही कवर कीजिए, फिर ऑल यूनिट्स के इतने, ऑल यूनिट्स के इतने, फिर जाके आप ये आराम से कर सकते हैं। और रात को 10 बजे वाली क्लासेस भी लो। हाँ, पीडीएफ में अवेलेबल है सब। हर यूनिट की जब लास्ट क्लास होती है तब उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं देती हूँ 2004 से लेकर 2022 तक के। तो ऐसा करके यहाँ से जब यूनिट खत्म होती है उसकी आखिरी क्लास में पीवाईक्यूज की मैंने ऑलरेडी लॉन्च की होती है, तो वहां से देखा जा सकता है। एक क्वेश्चन यूनिट वाइज है, हाँ, ईयर वाइज के अंदर भी यूनिट वाइज, टीचिंग, रिसर्च, ऐसे ऐसे। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम फॉर्म कब तक आएंगे, ये छोड़ देती हूँ, खत्म इसका। इसका एग्जांपल ले लेते हैं सीधा। सेंडर एक बिजनेसमैन है, एनकोडर इधर इसके अंदर दिया हुआ है टेलीफोन नेटवर्क कंपनी, ठीक है। चैनल है मोबाइल नेटवर्क, नॉइज है क्योंकि वो टेक्स्ट बीच में गायब हो जाता है खड़ 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 की आवाज की वजह से, इसलिए। डिकोडर है मोबाइल फोन ही डिकोड करेगा ना, फिर रिसीवर के दिमाग में घुसेगी बात कि इसने क्या कहा है। यहाँ पे वर्कर क्यों था, हाँ जी, इधर बिजनेसमैन है उधर वर्कर है, उसने हो सकता है वर्कर को कॉल लगाई हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल से समझ में आ गया कि टेलीफोन मॉडल में एक्चुअली सेंडर कौन है, एनकोडर कौन है, डिकोडर कौन है। एनकोडर भी टेलीफोन नेटवर्क ही है, ट्रांसमिट जो कर रहा है, और फोन में ही आवाज आनी है तो दूसरा फोन ही डिकोडर यहाँ पर कंसिडर किया गया है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा हो गया बस। शैनन वीवर के मॉडल में 3 डिफरेंट लेवल्स भी हैं, वो है लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में। इट इज कंसर्न विद एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसफरेंस, हाँ जी, ये लीनियर मॉडल में है। आपको क्या लग रहा है इतनी देर से, बता दो, जो लग रहा है वो मान लेती हूँ मैं। देखो भाई, लेवल ए के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या कहती हैं कि ये सिंबल है, सेंडर और रिसीवर ढंग से मैसेज हो सकता है ना कर पाए क्योंकि उसका टेलीफोन सेट खराब हो, ठीक है। हाँ, वॉइस ब्रेक भी हो सकती है, टेलीफोन सेट खराब हो। हाँ जी, नॉइज आ रही है लीनियर में, हाँ आ रही है। सिमेंटिक प्रॉब्लम का मीनिंग बताओ। लेवल बी में सिमेंटिक प्रॉब्लम डाली है, मीनिंग निकालना। सही से हम मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, उसको कहते हैं सिमेंटिक, शब्द नहीं समझ आते। यस, सिमेंटिक मतलब देखो अभी हमने दिखा दिया था, वो दो जगह बैठे हैं, वो कोई दूसरा डॉग समझ रहा है, वो दूसरा डॉग बोल रहा है। लेवल सी, इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। इट इज कंसर्न विद चैनल टू विच रिसीव्ड मीनिंग अफेक्ट कंडक्ट। चैनल सी में इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम आती है लेवल सी के अंदर, कि कितना सही तरीके से मैसेज डिलीवर हुआ है, इफेक्टिवली मैसेज का रिजल्ट आया है, ठीक है। वो मैसेज इज डिकोडेड, उसको मीनिंग सही से डिकोड किया गया है कि नहीं, उसको मीनिंग निकाला गया है कि नहीं, उसको बोलते हैं। हाँ, अगर आप वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो समझ नहीं पाया, उसका इफेक्ट नहीं आया। टेक्निकल इशू, हाँ हो सकता है, नॉइज हो जाए या आपका टेलीफोन खराब हो जाए या केबल खराब हो जाए, फिजिकल प्रॉब्लम है यहाँ पर। सिमेंटिक के अंदर उसका मीनिंग डिराइव कर पाना और उसका इफेक्टिवनेस का मतलब उसका रिजल्ट आ पाना। तो रिजल्ट जो है वो उस माध्यम के थ्रू सही से नहीं आ पाता, यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो टेक्निकल इश्यूज को भी लेवल सी में कंसिडर किया गया है, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल इशू तो ऊपर था, रुको, ट्रांसफर कर रहे हैं मैसेज जिसमें टेक्निकल इशू आ रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है इफेक्ट सही ना आए, तो ये इफेक्टिवनेस की प्रॉब्लम है, सी में इफेक्टिवनेस की प्रॉब्लम है। तो क्या गया, टीएसई, टेक्निकल, सिमेंटिक एंड इफेक्टिवनेस, कि इसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा जैसे हम बोल रहे हैं। और सी में हाँ मेन है चैनल, उस चैनल की वजह से।
सही डिकोड नहीं किया थर्ड में। यस, तो अभी ये 3 प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई कि चैनल की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि वहां से चैनल की वजह से इफेक्टिवली आंसर नहीं आ रहा है सी में, मीनिंग सही से नहीं निकल रहा है बी में, और टेक्निकल डिब्बे खराब है, तार खराब है, फिजिकल प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल ए में आ रही है। ठीक है, डेसिफर्ड का मतलब क्या होता है, कहाँ लिखा है डेसिफर्ड, डिपेंडिंग अपॉन, किधर लिखा है, लेवल सी में, it is concerned with extent to which receiver receive meaning affect the conduct of receiver in way desired through channel। अबे कहाँ है, नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आते हैं, हार्डी कोड नहीं कर पाते उसको बोलते हैं। अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं, डेसिफर्ड का मतलब उसको सही से डिकोड नहीं कर पाए। ठीक है, डिकोडेड की जगह डेसिफर्ड लिखा होगा, हाँ उसको लैंग्वेज चेंज करके लिखा है ना उसमें, उसका मतलब होता है मीनिंग नहीं निकाल पाए। अब नेक्स्ट आते हैं, लेवल सी में क्या है बताओ, लेवल सी में उस चैनल की वजह से हम सही से डिकोड नहीं कर पा रहे, इफेक्टिवली हम उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, ये है वो माध्यम सही से हम इम्प्लॉय नहीं कर पा रहे, इम्प्लॉय। हाँ जी, नेक्स्ट मॉडल इज मर्फी मॉडल, चैनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, आउटकम नहीं आ रहा। मर्फी का मॉडल जो है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, वो है कॉन्टेक्स्ट, मुद्दा। वही आपका हो गया मैम, कंटेक्स्ट तो वहां पे भी था, क्या कहते हैं उसमें, अरिस्तु जी वाले में। अरे नहीं, उनका वर्ड अलग है, उनका वर्ड था ओकेजन। ठीक है, उन्होंने ओकेजन को बोला था, यहाँ पे प्रॉपरली कॉन्टेक्स्ट वर्ड यूज किया गया है। गुड। अभी जो हमारे लीनियर मॉडल है मेनली हो गए हैं, इसमें से बर्लो बचा है, बर्लो आगे आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, अब जो मर्फी का मॉडल है ये इंटरैक्टिव मॉडल है। मर्फी का मॉडल कैसा है, इंटरैक्टिव। मर्फी नाम देखिए मुझे पानी आ जाता है। ठीक है, अभी खाएंगे काजू कतली। सो मर्फी के मॉडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया उन्होंने, वो ये दिया है कि जो सेंडर होता है उसके भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, और जो रिसीवर होता है उसके भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं। इंटरपर्सनल मॉडल है, हाँ इंटरपर्सनल मॉडल था सेकेंड वाला, इंटरेक्टिव बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, इंटरपर्सनल मॉडल तो ये भी हो जाता है, एक दूसरे से बात करना, ये भी हो सकता है। अभी इसमें से कौन सा इंटरेक्टिव मॉडल है, जिसमें दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और एक की बात खत्म होने पे दूसरा उसको रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, सेंडर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे केएसयूज, मतलब हमारी नॉलेज, स्किल्स, एप्टीट्यूड, अदर एबिलिटीज, ये सारी चीजें। हाँ जी, स्टडी एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। एंड वहां से जो रिसीवर होता है उसका क्या होता है, उसका भी खुद का एक्सपीरियंस, स्किल्स, परसेप्शन। यहाँ पे एनकोडिंग आएगी, उधर डिकोडिंग हो सकती है ना, बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। एनकोड करने की स्किल, अपनी बात को सही से कहने की स्किल, दूसरे की बात को समझने की स्किल, समझे। इंटरेक्टिव फॉर्मल वेज, यस। सो ये इंटरेक्टिव मॉडल है जिसके अंदर सेंडर किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए एक मैसेज को किसी माध्यम से भेज रहा है, रिसीवर उसको रिकॉर्ड करता है और उसका फीडबैक देता है। फीडबैक वर्बल या नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं, मतलब मौखिक या रिटन या फिर इशारे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक फीडबैक वाला मॉडल है। मर्फी अकेले तो थे ही नहीं, बर्फी अकेली थोड़ी होती है, गुलाब जामुन भी होते हैं। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली इसके अंदर 3 राइटर्स थे, मर्फी, हिलब्रांड एंड थॉमस। ठीक है, तो ये 3 राइटर्स थे इनके साथ। तो इन्होंने क्या बोला, इसको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू किया जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब एक मुद्दा होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस मॉडल का। सेंडर एनकोडिंग करेगा मैसेज को, कैसे भेजेगा, एक माध्यम से, मीडियम से रिसीवर रिकॉर्ड करेगा, उसका फीडबैक देगा। आगे समझ, ये है उसके अंदर। नेक्स्ट मॉडल इज सो सिंपल, सिंपल मॉडल। सबसे ज्यादा सिंपल मॉडल कौन सा होता है, हाँ जी, सबसे ज्यादा सिंपल सा मॉडल थिल बॉवे का मॉडल है।
क्या स्टिमुली में लिखा था मैम? स्टिमुली का मतलब क्या होता है? पुश करना, ठीक है। कहाँ लिखा था? हाँ, कॉन्टेक्स्ट ही तो बेटा, कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो मुद्दा है जिसकी वजह से आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, आपको पुश मिला है कि मेरे को आपसे बात करनी होगी, कन्वर्सेशन करनी होगी, ठीक है। स्टिमुली का मतलब है किसी को पुश करना, जो आपको उकसाता है कि कोई काम करना चाहिए, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। इंस्पायर। सो थिल बोवे का जो मॉडल है ये क्या कहता है? जैसे हम लोग जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ जी, जैसे मैं आपको उकसा रही हूँ, गुड। थिल बोवे कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है, उस आइडिया को हम मैसेज में बदलते हैं, मैसेज में बदल के मैसेज दे देते हैं रिसीवर उसका फीडबैक देता है। कुछ नहीं है इस मॉडल में, इतना ही है। आइडिया सेंडर को आता है, मैसेज देता है रिसीवर को, रिसीवर उसको फीडबैक देता है, काम खत्म। ये मॉडल थिल बोवे का मॉडल है, थिल और बोवे का नाम है, ठीक है, सही है, ठीक है। एंड कर दो, बाकी मैं भी उसको देख लूंगी। अब नेक्स्ट मॉडल में करते हैं, सो सिंपल। अभी थोड़ी देर पहले गई थी ना मैं बाय बाय करके बाहर, फिर ब्रेक दो तुम्हें? चाहिए बाद भी ब्रेक? फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो फिर ब्रेक लो तुम। अब तुम ब्रेक मांगते भी हो, ब्रेक को एंजॉय भी नहीं करते। वाह भाई वाह, हद होती है तो। चलो सुनो अब, मतलब 1 मिनट की ब्रेक भी एंजॉय नहीं करते, वाह। अच्छा सुनो 1 2 3, रेडी? यस। अब हम डिस्कस करेंगे बर्लो का मॉडल। पॉइंटर हिल रहा था, हाँ मैं बीच बीच में हिला रही थी, नहीं तो ये स्टक हो जाता ना। सो कंपोनेंट ऑफ बर्लो मॉडल 1960 में आया था, ठीक है। ब्रेक तो इस टेंशन तो मैंने कल भी ब्रेक मांगा था, फिर आज भी मांगा था मैंने, दे तो दिया 2 दिन। अब क्या कर रही थी इतनी जल्दी? तुम्हें पता ही चला हुआ, मैं अभी उधर गई, कुछ करके आई, फिर उधर गई फिर मैंने बाहर देखा, इधर उधर घूम घूम के आई हूँ मैं। इतनी देर में मैं 2 चक्कर लगा के आ गई और तुम यहीं पे सड़ रहे हो। अच्छा देखो, एक वीडियो एडिट हो गई थी, उसको चेक करके आई कि वो सही एडिट हो रही कि नहीं। कंपोनेंट ऑफ बर्लो मॉडल कम्युनिकेशन 1960s। हाँ, अरे यार थोड़ा माइंड ऑफ उसमें आ जाओ। 1 2 3, रेडी? यस। मैं तो 1-1 मिनट को ऐसे यूज करती हूँ बस, मैं तो 1-1 सेकेंड में
मेरी तो अगर कभी थक जाऊं तो मेरी नींद 5 मिनट में पूरी हो जाती है। 5 मिनट का अलार्म लगा के लेट जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ आराम से फ्रेश। अच्छा देखो, कंपोनेंट ऑफ बर्लो मॉडल कम्युनिकेशन 1960। मेरे फोन में देख लो 5-5 मिनट के अलार्म होते हैं सिर्फ। अब हो गया यार रिफ्रेश, सुन लो। बर्लो जी ने मॉडल दिया था 1960 में। हाँ, इसके अंदर ये लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल में क्या आता है, एक सेंडर होता है, सेंडर मैसेज भेजता है, लेकिन वो मैसेज भेजने के लिए, हाँ जी वेरी गुड, एनकोड करता है। हाँ जी, हाँ अच्छी बात है। जो सेंडर है, अगेन सेंडर के यहाँ पर क्या है, अपने खुद के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, रिसीवर के खुद के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। इज दिस क्लियर? जो सेंडर के खुद के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, उसके अंदर क्या जाता है, उसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, उसकी नॉलेज, उसकी सोशल सिस्टम, उसका कल्चर आ जाता है जी। ये बात समझ आई? अरे यार केएसओ आ जाते हैं, किसको नहीं आता? केएसओ, नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड, अदर एबिलिटीज, हमारे खुद की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे ये क्या होता है भाई, रिसीवर का भी खुद का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। यस, अब ये बताते हैं हम। जो सेंडर ने मैसेज भेजना है, वो उस मैसेज को एनकोड कर रहा है। सेंडर टर्न थॉट्स इनटू मैसेज। ठीक है, सेंडर अपने विचारों को अपने मैसेज में कन्वर्ट करता है, और उधर से मैसेज वॉइस, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो के थ्रू जाता है। मैसेज कैसे आ सकता है, इस वीडियो के रूप में हो सकता मैसेज, मेरा यूट्यूब वीडियो आने का जो वीडियो के रूप में है ना, एक कॉन्टेक्स्ट है, एलिमेंट्स है, ट्रीटमेंट है, स्ट्रक्चर है। चैनल क्या है, चैनल से कैसे जाएगा बताओ? अब अनअकैडमी के चैनल से आप इसको देख रहे हो, सुन रहे हो, टच कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या टेस्ट कर रहे हो। डिकोडिंग में क्या होता है, रिसीवर ट्रांसलेट कर रहा है मैसेज को, फिर रिसीवर के पास क्या जाएगा, अगेन उसके खुद के सेंस होंगे। अब इस मैसेज, इसके अंदर हमने समझ लिया, तो अब इस मॉडल का क्रक्स समझते क्या होता है, कि सेंडर अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से रिसीवर को जो मैसेज भेजता है, इसमें फीडबैक की नीड नहीं है। नो नीड, क्यों? क्योंकि इधर बोला गया है कि ये और ये एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होगा, दोनों में एग्जैक्टली सेम होगा, ये बोला गया, सेम फीचर्स होंगे, सेम कैरेक्टर्स होंगे। अगर जो मेरे विचार है वही सेम आपके विचार होंगे, तो फिर इससे क्या होगा, इससे जो मैं कहना चाहती हूँ आप वही समझेंगे, उसका डिफरेंट मीनिंग निकालेंगे ही नहीं। अगर डिफरेंट मीनिंग नहीं निकालेंगे तो फीडबैक की जरूरत ही नहीं आई, ये कह रहे हैं ये। अब यही इस मॉडल का क्रिटिसिज्म है, कि ऐसा असलियत में ऐसा होता नहीं है, तो क्रिटिसाइज कर दो फिर। यही तो कमी है इस मॉडल में। इस मॉडल में नॉइस को भी नहीं लिया गया है, ये भी इसकी कमी है। ठीक है, तो बर्लो का जो एसएमसीआर मॉडल है, ये बेसिक मॉडल है। एक्चुअली बर्लो ने जो मॉडल बनाया है, ये शैनन के मॉडल के बाद उसको देखते हुए ही बनाया है। हाँ, ने लिया डिकोडिंग, और यही ऐसा मॉडल था जिसने क्लियरली अच्छे से डिफाइन किया कि रिसीवर से पहले डिकोडिंग आएगी। ये ध्यान से देखिए, फोर सेंडर, अच्छा एक मिनट, कहता है रिस्पेक्टिवली है ना, कहते हैं मैसेज भेजने से पहले एनकोडिंग होगी, रिसीवर रिसीव करने से पहले डिकोडिंग होगी, वॉइस ब्रेक भी होगी। आ रहा है, अभी का तो आ रहा है। ठीक है, इस मॉडल में ये चीज क्लियरली बताई गई है कि रिसीवर के रिसीव करने से पहले डिकोडिंग होगी, मैसेज पहुंचने से पहले एनकोडिंग होगी। ये चीज अच्छे से क्लियरली डिफाइन करी गई है बर्लो के मॉडल में, जिसको हम आज भी यूज करते हैं। ठीक है, ये है ये, इसलिए इस मॉडल को अपने लेवल का अच्छा मॉडल माना गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, SMCR, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एनकोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, सेंडर ने एनकोड किया मैसेज, चैनल के थ्रू डिकोडिंग हुई, रिसीवर को मिला। तो आगे समझ, ये होता है इस मॉडल के अंदर, और ये है बर्लो का मॉडल। इसके अंदर हर एक चीज को डिफाइन किया गया है, बट हमें इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाना।
ठीक है, जैसे कि हम कैसे बोले, कैसे दिखाई, कैसे रीड करें, कैसे लिसनिंग करें, अलग क्या बताया इन्होंने। लेकिन इस मॉडल के बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस मॉडल के बेसिस पे बार बार सीक्वेंस लगाने का आता है, जिसको आपको ध्यान से देखना होता है। ठीक है, हाँ सीक्वेंस आता है। बाकी तो एक्सप्लेन किया हुआ। सोशल सिस्टम क्या होता है, आपकी वैल्यूज, बिलीफ, लो, कल्चर क्या होता है, हम अपने अपने कल्चर के हिसाब से मैसेज को चेंज करते हैं। मैसेज के अंदर के एलिमेंट्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम थोड़ा आगे आ जाते हैं, सीधा सीधा इनके ऊपर। अच्छा नहीं, अभी इसकी क्रिटिसिज्म भी तो पढ़ने दे हमें। क्रिटिसिज्म करते हैं। क्रिटिसिज्म बुराइयां क्या है इनकी, वो है कि यहाँ पर फीडबैक नहीं दिया हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज भी नहीं है, एक तो लीनियर सीधा सीधा मॉडल है, दूसरा पीपल मस्ट बी सिमिलर। ऐसे कैसे होता है, आप और मैं सिमिलर है ही नहीं, आप भी सिमिलर नहीं है, प्रिया, मुके, रुस्तम, रीना, ये सब एक दूसरे से ही अलग है। ठीक है, सेम लेवल के बच्चे एक दूसरे से अलग है, तो लोग सिमिलर होते ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये मॉडल की क्रिटिसिज्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और नेक्स्ट मॉडल पे आते हैं। नेक्स्ट मॉडल है ऑस्गुड-श्रैम का। हाँ जी, अच्छी बात है। हाँ, प्रिया भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, सबकी नॉलेज अलग होती है। Osgood-Schramm model is based on idea that communication is two-way street. Two-way street मतलब दो तरफा, दो साइड जाने वाली रोड है एक तरीके से। हाँ, सो चार्ल्स एगर्टन ऑसगुड ने ये थे ना, ऑसगुड ने और श्रैम ने, इन दोनों ने मिलकर ये मॉडल दिया है। ठीक है, हाँ जी, डाइवर्जन होता है। अरे यार, पिछले मॉडल से आगे आ जाओ, हो गया प्लीज, अब श्रैम करा रही हूं मैं। ऑसगुड और श्रैम ने मिलकर ये वाला मॉडल दिया है, जो कि शैम्स नहीं है, ये श्रैम है। टू वे स्ट्रीट, इसमें दो कहते हैं कम्युनिकेशन में दो होती है रोड, स्ट्रीट मतलब गलियां। कैसी गली, जैसे एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, मतलब ऐसा। ठीक है, उसके बाद लेटर विल्बर श्रैम ने इस मॉडल को फिर अपडेट भी किया था, क्योंकि वो वाला मॉडल जो था सिंपल सर्कुलर बता रहा था कि लीनियर नहीं होता, सर्कुलर होता है। दो लोग एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं मैसेज। एक्चुअली इनके दो मॉडल निकले थे, एक तो ऑसगुड-श्रैम ने साथ दे दिया था और एक श्रैम ने अकेले निकाल दिया था, उसी को अपडेट करके, जिसको अभी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने कंसेप्ट डाल दिया फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का, बस उसी मॉडल के अंदर। श्रैम ने एनालिसिस किया किसका, अरे बहुत काम किया उन्होंने, तो जैसे हम भी कर रहे हैं, हम भी लिख सकते हैं, हमने एनालिसिस किया इतने सारे मॉडल का। अरिस्टो, लैसवेल, शैनन मॉडल, इन सब को अच्छे से एनालाइज किया और फिर जाके डेवलप किया ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से इंटरपर्सनल मॉडल। श्रैम का ये वाला जो मॉडल है, ये इंटरपर्सनल मॉडल है, जो कि कहता है सेम टाइम सेम पर्सन एक सोर्स भी बन जाता है और एक रिसीवर भी बन जाता है, ऐसा दोनों बन जाता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडर मैसेज देता है। सिग्नल की बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई यहाँ पर, लैंग्वेज ऑफ पार्टीज। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सिग्नल किसने दिया अपने मॉडल में, ऑस्गुड-श्रैम ने दिया था। तो लैंग्वेज ऑफ पार्टी, सिग्नल क्या होता है, मेरी साइन लैंग्वेज। मैं और आप अगर एक तरीके की लैंग्वेज समझ पाते हैं, जैसे हमने बोला 1 2 3, तो हमारी आपस की लैंग्वेज है ये रिफ्रेश होने की। रिसीवर को मैसेज भेजता है और एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ये मैसेज जाता है। इन डिटेल श्रैम ने कैसे एक्सप्लेन किया इस चीज को, एक सोर्स है, सोर्स एनकोडिंग करता है, मैसेज बनता है, चैनल के थ्रू डिकोड होता है, रिसीवर को जाता है, फिर फीडबैक भी आता है। और इसके अंदर क्या दिए हैं, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी दिए हुए हैं। हाँ, डब्बा भी हमारी लैंग्वेज है। कोई कहे डब्बा डब्बा क्या करते रहते हो, अब्बा डब्बा डब्बा, लेकिन हमें पता है ड्रीम बिलीव एक्ट अचीव है। ठीक है, इस मॉडल को देखते हैं, जो श्रैम का मॉडल है, ऑसगुड का मॉडल है, और फिर जो श्रैम का मॉडल है, मतलब समझो ये ऑसगुड-श्रैम का मॉडल था, इसको अपडेट किया, इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस घुसा दिए, तो ये श्रैम ने किया। ठीक है, तो देखो फिर इसमें क्या हुआ कि जो मैसेज भेज रहा है इंटरप्रेटर, वो एनकोड कर रहा है, मैसेज जा रहा है, डिकोडिंग हो रही है, इंटरप्रेटर है अगेन उस मैसेज को समझने वाला, वो फिर
डिकोड करने के बाद जब फीडबैक देगा ना, बताओ क्या होगा? जब फीडबैक देगा वही एनकोडर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है। अब बताओ ये किस मॉडल के हिसाब से है कि डिकोडर ही एनकोडर बन जाता है? श्रैम के हिसाब से। ये श्रैम क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब हम फीडबैक देते हैं तो एनकोडर डिकोडर की पोजीशन चेंज हो जाती है, पोजीशन ही चेंज हो गई। ठीक है, अब आप मेरे को अगर कोई बात बताओगे तो आप बल्कि एनकोडर बन जाओगे, मैं डिकोडर बनूंगी तब। तो मैसेज इस तरीके से चलते रहता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑसगुड श्रैम का जो मॉडल है ये है। अब इसके अंदर अभी बताया था मैंने, थोड़ा सा अपडेशन किया गया है सिर्फ, और वो अपडेशन के हिसाब से फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऐड कर दिया गया कि मेरे खुद के कुछ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, वही नॉलेज स्किल एटीट्यूड लगा देना हर जगह बस। ठीक है, और आपके भी है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, प्रायर नॉलेज। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सोर्स है वो मैसेज दे रहा है, एनकोडिंग करके मैसेज जा रहा है, चैनल के थ्रू डिकोडिंग हो रही है, रिसीवर उसका फिर फीडबैक जब देगा अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से देगा, फिर वो फीडबैक आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे मैसेज चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता। उसमें भी खत्म नहीं हो रहा, यहाँ पे भी खत्म नहीं हो रहा। अभी आई आपको बात समझ? ये इसको मैसेज देता है, वो उसको मैसेज देता है, सारी चीजें चलती रहती है ऐसे करके, नेवर एंडेड प्रोसेस। इसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात है ये कि जब मैं आपको एक टॉपिक समझाती हूँ ना, आप उसमें से एक बात फिर पकड़ लेते हो, मैम फिर इसके अंदर इसका क्या मतलब है? जैसे पीछे हुआ था अभी किसमें, वो रियोट्रिक मॉडल के अंदर किया था आपने, है ना, रिटोरिक मॉडल के अंदर, कि मैंने एक टॉपिक समझाया नहीं, पहले बताओ इसके अंदर ये क्या मतलब है, फिर अब बताओ इसमें क्या मतलब है, इसके अंदर क्या मीनिंग है ना, बार बार सेम क्वेश्चन आप पूछते रहते हो। उसमें नेवर एंडिंग प्रोसेस बन गया था, खत्म ही नहीं हो रहे क्वेश्चन इनके। तो ये क्या होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। लर्नर को जब एक बात समझाई जाए उसमें भी कोई गड़बड़ ढूंढ लेता है, उसको फिर समझाओ, बैठ के फिर समझाओ, तो मतलब मैसेज तो खत्म ही नहीं होगा यहाँ पे। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। 3 लेवल सिम्योटिक रूल्स, सिम्योटिक को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तारीख पे तारीख आती रहती है, मोस्ट सर्कुलर मॉडल है। सिम्योटिक स्टडी शब्द का मतलब क्या है? सिम्योटिक इज स्टडी ऑफ मीनिंग मेकिंग, कि कैसे हम मीनिंग करते हैं। सिम्योटिक इज स्टडी ऑफ मीनिंग मेकिंग। सिमेंटिक मतलब कि मीनिंग निकालना, टू डिराइव द मीनिंग, अंडरस्टैंड द मीनिंग। सिंटेक्स रूल होता है, साइन सिंबल्स, इसको बोलते हैं सिंटेक्स। प्रैग्मेटिक मीन्स रिलेशन बिटवीन साइन सिंबल और उनके यूजर के बारे में। प्रैग्मेटिक का मतलब कि हम एक्चुअली उसको अप्लाई करके देखें, ये जो साइन एंड सिंबल है इसके रूल के हिसाब से इसको अप्लाई करें, इसको समझे कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक। हमने समझा उसको एक्टिवली, प्रैग्मेटिक मीन्स एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होना। हाँ जी। सो कम्युनिकेशन इज सोशल इंटरेक्शन, जहाँ पे दो इंटरेक्टिंग एजेंट कॉमन सेट ऑफ साइन या कॉमन सेट ऑफ सिम्योटिक रूल से एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं अपने थॉट्स। ठीक है, अब हमारे कुछ तो कॉमन होगा जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करें। कॉमन क्या है, मैंने आपको जेआरएफ के लिए पढ़ाना है, आपने जेआरएफ के लिए पढ़ना है, जेआरएफ इज कॉमन। ठीक है, सो हम इसलिए कुछ साइंस भी कॉमन है, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी साइन हो गए, ये स्लाइड्स वगैरह टॉपिक, इससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं हम। श्रैम जो है ना, हाँ जी, सिमोइटिक का कोई मीनिंग है? सिमोइटिक शब्द, टिक शब्द का मतलब है कि द स्टडी ऑफ, कि इस चीज की पढ़ाई करना। ठीक है, मीनिंग्स निकालने की, साइंस की मीनिंग की स्टडी करना। सिमेंटिक इज टू अंडरस्टैंड, सीधा मतलब उसका मीनिंग हमने डिराइव क्या किया है, निकाला क्या है ये। सिंटैक्टिक मीन्स रूल्स, साइन सिंबल्स के रूल्स को समझना। प्रैग्मेटिक मीन्स एक्टिवली इन्वॉल्व होना, कंसर्न विद रिलेशन, उनको उनके बीच में हम सही रिलेशन बना सके। ठीक है, ऐसा। इस वाली स्लाइड में देखिए, किस में देखो, टेलीग्राम पे नव क्लास से सर्च कर लो, कॉमन मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कौन सी स्लाइड देखो भाई?
ठीक है, नाइस, ऑल द बेस्ट फॉर जेआरएफ। हाँ जी मैम, डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्टिक एंड प्रैग्मेटिक सिमेंटिक, बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। सिंटैक्स शब्द का मतलब ही है कि हम ग्रामर वगैरह सही निकाल रहे हैं कि नहीं, रूल सही से लगा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और सिंटैक्स हो गया। सिमोइटिक का मतलब है द स्टडी ऑफ, की सिंबल्स को द स्टडी ऑफ, ये मैं पता नहीं क्या ही लिख रही हूँ। सिमेंटिक टेक्निक, सिमेंटिक का शब्द का मतलब है कि मीनिंग निकालना, ठीक है। हमें सिमेंटिक्स को कैसे यूज करना, उस चीज की स्टडी है, वो ब्रांच है। ये है मीनिंग निकालना, डिराइव मीनिंग। अब और क्या रह गया? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है एक्चुअली अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करोगे, इसके बीच में रिलेशन मेंटेन करोगे, ठीक है, वो होता है प्रैग्मेटिक। लर्निंग बाय डूइंग एंड अप्लाई इट। जो विल्बर शैम थे, 1955 में इन्होंने मॉडल भी दिया था, और वैसे ये फादर रहे हैं मास कम्युनिकेशन के। ऐसा क्यों? सिमोटिक तो पढ़ा है यहाँ पर। अरे भाई, एक अडल्ट होता है, ठीक है, और एक एंड्रागोजी होता है। तो एंड्रागोजी क्या है? स्टडी ऑफ हाउ टू टीच एडल्ट। एडल्ट कौन है? ऐसे ही सिमेंटिक है, और सिमोटिक उसका है स्टडी ऑफ, जैसे एंड्रागोजी होती है। कब आएगी दिमाग में घुसेगी कब? सो हाँ, स्टडी ऑफ दीज थिंग्स। जो शैम थे ना, इन्होंने सबसे पहले, ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लावा में, वहां पर सबसे पहले इन्होंने मास कम्युनिकेशन पे फर्स्ट कोर्स निकाला था वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। ऐसे आप सबको बोल दिया है, जिस दिन मैं कहूंगी आज मेरे पास टाइम है, उस दिन ऐड हो सकते हो। आज मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए आज मैं खोलूंगी भी नहीं उसको, तो कहाँ से ऐड कर दूं मैं? तुम्हारे भेजे में घुसती नहीं है क्या? 100 बार बोल दिया आज क्लास में। मेरे को और भी काम होते हैं, तो यही करती रहूं? जब टाइम होगा तो खुद बता दूंगी, तब आपने अगर मैसेज किया तब मैं ऐड कर सकती हूँ। अभी मैसेज करोगे तो पीछे पीछे जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बिकॉज मुझे ऑलरेडी काम मिला हुआ है अनअकैडमी से भी, और भी बहुत सारे काम है, मुझे वो निपटाने हैं। अब मैं तुम्हारे मैसेज करूँ, अपनी पेनल्टी लगवा लूं? बता दो, ये जरूरी है कि वो जरूरी है? मास कम्युनिकेशन के फादर हैं श्रैम। इन्होंने डेवलप किया था कोर्स सबसे पहले मास कम्युनिकेशन के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ लावा में, इस वजह से इनको फादर माना जाता है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द प्रोसेस एंड इफेक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। सिर्फ अपनी पढ़ी है, एक एक आके दिमाग खाई जा रहा है सेम। इसका कंसेप्ट क्या है? इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है, बहुत जरूरी है कि जो सेंडर है एंड रिसीवर है, उनका खुद का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी गिवन है। रिलेशनशिप बताया गया है, मुद्दा होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और फील्ड ऑफ रेफरेंस है कि हम क्यों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को उकसाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। मेटाफर्स का यूज करते हैं हम। मेटाफर्स का कैसे? क्योंकि हमने अभी बोला सिमोटिक, साइन, सिंबल्स, मुहावरे, बात कुछ और होती है, बोलते कुछ और है। तभी तो जब हम मेटाफर का यूज करेंगे, सीधे सीधे बताएंगे नहीं, बच्चों को अलग अलग बातें बताएंगे, तो फिर उस लाइन में से फिर वो एक पॉइंट पूछ लेगा कि नहीं बताओ इसका मीनिंग क्या है। अब नहीं, अब बताओ मैम इसका क्या है। वो तभी तो क्वेश्चन दोबारा दोबारा पूछी जाएगा, तभी तो वो सर्कुलर मॉडल बनेगा, ठीक है। जब हमने इसमें कोई ऐसा कोड वर्ड यूज कर लिया, कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज कर लिया, फिर उसका क्वेश्चन आएगा, फिर हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। इस वजह से ये सर्कुलर मेथड चलता रहता है, ठीक है। मेटाफर्स होते हैं मेनली मुहावरे, बोलना कुछ और, उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, उसको बोलते हैं। देन एडवांटेजेस क्या है इस मॉडल के? ये सर्कुलर मॉडल है, इसमें फीडबैक भी है, डायनामिक्स कवर करता है सेंडर एंड रिसीवर की। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, खत्म ही नहीं होता इसमें कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये चीज है। नॉइज भी कंसिडर नहीं की इन्होंने, नॉइज भी कंसिडर नहीं की ओरिजिनल मॉडल में। बाद में लोगों ने डाली है, बट इन्होंने ओरिजिनल मॉडल में नॉइज कंसिडर नहीं की थी।
ठीक है, तो यहाँ पे श्रैम का मॉडल समझ आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं ओगेन वाइट मॉडल। ओगेन वाइट मॉडल भी एक सर्कुलर मॉडल है, कंटिन्यूअस मॉडल है। इसके अंदर टोटल 8 स्टेजेस है कम्युनिकेशन की, और 8 स्टेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज है इनके मॉडल में दूसरों से, वो ये है कि इनके मॉडल में कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों ही सेंडर करता है। ठीक है, पहले हम मॉडल देखते हैं। मॉडल में क्या होता है कि थिंकिंग कौन करता है? सेंडर थिंकिंग करता है, उससे सिंबलाइज करता है, उसको एक्सप्रेस करता है शब्दों में, और वो मैसेज ट्रांसमिट होता है किसी माध्यम से। इस मॉडल में एक गलती भी है, वो ये कि रिसीवर पहले डाल दिया गया है, डिकोडिंग बाद में डाली गई है। ठीक है, उसके बाद डिकोड करके रिसीवर फीडबैक देता है। फीडबैक के बाद दोबारा से सेंड आता लाइन में, और वो उसकी जांच करता है कि ये मैसेज उसको समझ में आया कि नहीं आया। इस फीडबैक का एनालिसिस करता है। ठीक है, फीडबैक को मॉनिटर करता है कि मेरे को आपसे जो फीडबैक आया है, इसका मतलब आपको मेरी बात वैसे ही समझ में आ गई जैसे मेरे को जाना था। ये है इस मॉडल में मेन। तो अब आप दोबारा देखोगे तो यहाँ पर थिंकिंग, जो मेरे अंदर डिजायर्ड थिंकिंग है, फीलिंग्स है, जो भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसको हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ थॉट प्रोसेस है, उसको सिंबल्स में बदल के मैं एक मैसेज में एक्सप्रेस कर रही हूँ। अब मैसेज हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज से, या बोल के भी ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू द चैनल। ठीक है, उसके बाद रिसीवर रिसीव करेगा, फिर रिकॉर्डिंग करेगा, फिर फीडबैक देगा, फिर मॉनिटर करेगा। अब यहाँ पे क्या है? स्पीकर वॉच द साइन ऑफ रिसेप्शन। स्पीकर ही देखेगा कि उसको समझ में आया कि नहीं, और अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं जैसे वो चाहता था। ये है इस मॉडल में चेंज। ठीक है, इस मॉडल से पता क्या चलता है? इस मॉडल से पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस दिए हुए हैं। स्टार्ट थिंकिंग से करता है और स्पीकर, एंड भी मॉनिटरिंग से करता है स्पीकर। ठीक है, और मैसेज रिसीव करने के बाद डिकोड सही रहता है या पहले? डिकोडिंग पहले आनी चाहिए थी। मैंने बता दिया कि इस मॉडल की ये मिस्टेक है कि इन्होंने डिकोडिंग बाद में ली है। कम्युनिकेशन रिपीटेटिव है, साइक्लिकल है, सर्कुलर है। ये भी साइक्लिकल कहेंगे, मोस्ट साइक्लिकल वैसे श्रैम का ही होता है। स्पीकर ही ओरिजिनेटर है, लिसनर पैसिव है। क्यों? ये इस मॉडल की एक अजीब बात है। सर्कुलर होने के बाद भी लिसनर पैसिव क्यों कहा गया है? ये कहा गया कि जो लिसनर है ना, उसका रोल बहुत छोटा सा है। लिसनर का रोल कहाँ आया आपने देखा? सिर्फ ये 2 स्टेप्स में, चलो 3 में। जबकि जो सेंडर है वो इधर 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 यहाँ हर जगह काम कर रहा है। ठीक है, ये इसमें चेंजेस है कि स्पीकर तो ओरिजिनेटर है कम्युनिकेशन का, जो लिसनर है वो पैसिव रिएक्टर, who does not initiate the concept communication and who does not end the communication। ना तो ये स्टार्ट करता ना एंड करता, बीच में थोड़ा सा रोल आता है उसका। ठीक है, इसलिए बहुत सारे हिस्सों में वो पैसिव ही है। मेन रोल उसका ओनली 3 स्टेप्स में ही आएगा। अब आगे ये भी इंटरेक्टिव मॉडल है। हाँ जी, अब इंटरेक्टिव मॉडल के बाद हम डिस्कस करेंगे। आवाज सही आ रही है? हेलो? बर्नार्ड का मॉडल। पीछे इंटरेक्टिव मॉडल्स की बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, और उन कमियों को पूरा करने के लिए बर्नर्ड का मॉडल आया, जो कि ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल कहलाता है। ठीक है, इसको ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल भी कहते हैं। हाँ जी, simultaneously engaging in sending and receiving of message, everything happen at the same time, multi-layer feedback। ये मैं तो एक लाइन बोल रही हूँ, ये मल्टी लेयर फीडबैक आ रहे हैं, बीच बीच में आई जा रहे हैं ऐसा। एवरीथिंग हैपन एट द सेम टाइम, इस तरीके के कान इन्होंने बना रखे हैं। हम इसको ऐसे समझा सकते हैं, ये मैंने फिर खुद डायग्राम बनाया था बुक में लिए भी, ताकि ये कान में क्या है समझ आ जाए। देखो, बर्नार्ड का जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है कम्युनिकेशन का, वो 1970 में आया। अब इसके अंदर जो कम्युनिकेटर है उसके खुद के कुछ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, उसका कल्चर, वैल्यू, एनकोडिंग, डिकोडिंग। क्यों? अरे भाई, मैं मैसेज भेज रही हूँ
मेरे को रिसीव भी तो करना है, यस कॉन्टेक्स्ट एवरीथिंग एट द सेम टाइम मैसेज पढ़ने भी तो है, मैं डिकोड, ठीक है। तो एटीट्यूड, नॉलेज, फीलिंग, जेंडर, ऑक्यूपेशन, वॉइस ब्रेक भी सुननी है मुझे। वहां से सिमिलरली भी आपके हाँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। डरने की बात है तो डरना पड़ेगा। हाँ भाई, तो इसके अंदर यहाँ पर भी कुछ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, यहाँ पर भी कुछ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेटर एंड रिसिपिएंट के। बीच बीच में नॉइज भी आती है, लो लाइव एग्जांपल हो गया काम। अरे यार यही तो बात थी, ये तो रियलिटी है, ये वाला जो मॉडल है ये सोशल रियलिटी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वॉइस ब्रेक हो रही थी ना हमारी, तो ये नॉइज का ही तो काम करती है। नॉइज मीन्स एनी काइंड ऑफ बैरियर, कोई भी बैरियर आ जाता है, यस। अब एक मैसेज हम भेज रहे हैं, वहां से मैसेज आ रहे हैं, फीडबैक भी आ रहा है, और यहाँ पे कोई ना कोई मुद्दा है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। हम हमारे खुद के कुछ प्राइवेट क्लूज होंगे, कुछ पब्लिक क्लूज होंगे, हाँ अब ये सब कुछ आएगा बीच में। सो इस मॉडल का एडवांटेज क्या है? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को कंसिडर करा गया है, यस। देन ट्रांजैक्शनल मॉडल बताता है सिमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे। हाँ, अब मैं प्रैग्मेटिज्म यूज कर रही हूँ, अब समझ में आ रही है ऐसे कैसे आया? प्रैग्मेटिज्म शब्द का मतलब है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके दिखा रहे हैं। देखो वॉइस ब्रेक होती है, देखो हाँ नॉइज है यहाँ पर। अच्छा, सिमल्टेनियसली सेम समय पे मैसेज आता भी है, नॉइज भी आती है, फीडबैक भी आता है। ऐसा नहीं है कि नॉइज बाद में आएगी कुछ अलग ना, एट द सेम टाइम मैसेज को सुनना भी है, अपना खुद का भी बोलना है, और नॉइज भी आएगी, फीडबैक भी आएगा। बंडल का जो मॉडल है उसको आगे क्रिटिसाइज भी बहुत किया है लोगों ने, तो डिसएडवांटेज आ जाते हैं। बर्नन मॉडल इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही अजीब सा है देखने में, ठीक है। हाँ, सब कुछ इसमें मिक्स हो रहा है। बोथ सेंडर रिसीवर मस्ट अंडरस्टैंड कोड ऑफ अनदर। अब मेरे कुछ पब्लिक क्लू मैंने आपको दिए, मैंने ऐसा वाओ बोला, ठीक है, स्माइल किया, कुछ भी किया, और आप मेरे पब्लिक क्लूज को समझ रहे हैं, किसी के प्राइवेट क्लूज को समझ रहे हैं। क्लूज मतलब हिंट, ठीक है। अब मैं जो बोल रही हूँ इसके साथ मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी तो जा रहे हैं, मेरे हैंड एक्सप्रेशन भी तो जा रहे हैं, ठीक है, और आपके खुद के भी आ रहे हैं। तो इसलिए इसके अंदर ये जो पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यूज होते हैं, ये भी होते हैं जो हम एक दूसरे को हिंट देते हैं। हमारे खुद के कुछ पर्सनल कोड वर्ड्स होंगे, प्राइवेट हो गए, ठीक है, ऐसा। So they must each possess similar code book. तो उनके पास सिमिलर कोड होंगे। अगर मैंने आपको कुछ हिंट दिए, इशारा किया, तो वो इशारा तभी जब हमें आता होगा, या जब हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया होगा कि इसका मीनिंग ये होगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। सो हमें एक दूसरे के कोड भी समझने पड़ते हैं, ऐसा, ठीक है। तुम्हारे ना दिमाग में जो चल रहा है मेरे दिमाग में पहले ही होता है, ठीक है, तो टिक के ना पढ़ाई कर लिया करो। अगला है कम्युनिकेशन के मॉडल और उनकी समरी। क्लासिकल मॉडल्स में रिटोरिक मॉडल किस किसने दिए थे? जैसे कि बिट्सन ने भी दिया था। रिटोरिक मॉडल वैसे ट्रायंगल वाला किसका था? ट्रायंगल वाला अरिस्टो जी का था। अरिस्टो जी का मॉडल ऑफ प्रूफ था, एक पर्टिकुलर ओकेजन में जो जा रहा है। बिट्जर का हमने रिटोरिक मॉडल समझा। देन जो शुरुआत में कुछ लीनियर मॉडल आए थे, हाँ वत्स का भी था रिटोरिक मॉडल, यस। वो वत्स ने तो क्रिटिसाइज किया था रिटोरिक मॉडल वालों को, और अपना हिसाब से ये बोला था कि इस तरीके से होता है, हाँ लैप्स हम कह सकते हैं। इसके अंदर शैनन वीवर का भी है, बर्लो का भी मॉडल है, लीनियर मॉडल। सो पैथोस वाला था अरिस्टो का। नॉन लीनियर में क्या होता है? मैसेज में फीडबैक भी आता है। श्रैम्स का सर्कुलर मॉडल है। डांस, मैकलेन और मोसैक पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। फिर मल्टी डायमेंशन मॉडल में रॉश बैटिसन भी पढ़ेंगे, लेकिन मल्टी डायमेंशन मॉडल में से हम बर्नार्ड पढ़ चुके हैं। बर्नार्ड में क्या कहता है? एवरीथिंग हैपन एट द सेम टाइम, ठीक है। अब बाकी क्लास या पीडीएफ को दोबारा देखोगे तब भी रिवाइज हो जाएगा।
ठीक है। डाउट क्लियरिंग क्लास होगी तब बताना। वैसे मैंने एक क्लास में रिवाइज कराया था थोड़े दिन पहले, यूट्यूब पे ली थी क्लास, अब वो देख लो, महा एपिसोड एंड कम्युनिकेशन, 2-3 दिन पहले बताई थी। अच्छा, अब हम देखते हैं डांस मॉडल। उसमें मैंने सारे मॉडल कवर किए थे, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अरे भाई होच पोच क्या हो गया, सिंपल है ये, दोबारा देखना क्लास को हो जाएगा। अब तुम यही करते रहोगे बार बार सेम चीज यहाँ पे ही रिपीट करती रहूं मैं, तो फिर आगे जाएगा ही नहीं कम्युनिकेशन। मेटाफर्स क्या होता है, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, मतलब मैंने बोला आंगन को, लेकिन एक्चुअली इसका इफेक्ट आपके ऊपर जा रहा है। मतलब बोला कुछ और, उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइडम, फ्रेजेस, स्लैंग्स, ये चीजें आती है उसमें। डांस एक पर्सन का नाम है। इन सब की रिवीजन करनी है तो अब 2-3 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे महा एपिसोड लिया था कम्युनिकेशन के ऊपर, वो देख लेना, ठीक है। हाँ अच्छी बात है। हेलिकल स्पाइरल, हेलिकल स्पाइरल क्या है, इसका वो है शेप का नाम। इस शेप को, जो स्प्रिंग जैसी शेप होती है ना, इस शेप को हम हेलिकल बोलते हैं, ठीक है, या स्पाइरल शेप बोलते हैं, ठीक है। अब जब तुम ऑलरेडी वो ले चुके हो ऑप्शन, तो जहां पर प्रचार हो रहा है वहां पे आगे आगे नहीं जा सकते तुम, हैं, जहां वो स्किप करके आगे नहीं जा सकते, तुम्हारे पास ऐसे करके ऐसे होने में दर्द है। अब पढ़ो यहाँ पे, डांस मॉडल क्या कहता है, डिपिक्ट्स कम्युनिकेशन एज डायनामिक प्रोसेस। हाँ वो स्किप किया जा सकता है वो। हम क्या करते हैं यहाँ पर, कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। हेलिक्स रिप्रेजेंट करता है द वे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इंडिविजुअल फ्रॉम हिज बर्थ टू एग्जिस्टिंग मोमेंट। मतलब कि जब हम बचपन से लेकर अभी मान लो हम इस स्टेज पे हैं, तो बाकी पिछली यादें भी होंगी, पहले भी बचपन से बहुत कुछ सीखा हुआ है, वो चीज भी हमें याद आती है, या उस चीज को भी हम अपने दिमाग में रखते हैं नेक्स्ट टाइम कम्युनिकेट करने के लिए। अब आगे समझ बात, तो इसमें पास्ट डाटा का भी हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं। हेलिक प्रोवाइड करता है ज्योमेट्रिकल कम्युनिकेशन। मैथमेटिकल किसका था, शैनन का। ज्योमेट्रिकल किसका है, हेलिक्स, डांस का, फ्रैंक डांस का, ठीक है। सो इज मूविंग फॉरवर्ड विथ सेम टाइम कमिंग बैक। जब हम आगे जा रहे हैं वही हम पिछली बातें याद कर रहे हैं, कमिंग बैक, पीछे आके पास्ट एक्सपीरियंस को भी देख रहे हैं, ये बोलते हैं। हमारे प्रीवियस बिहेवियर भी इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन को, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए एक चाइल्ड है, वो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है। आफ्टर सम ईयर, बच्चा बड़ा हो गया, कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो रहा है। आफ्टर मैनी ईयर्स, बच्चा कंटिन्यू हो रहा है कम्युनिकेशन, उसके बाद और ज्यादा ग्रो हो रहा है, और उसके बाद उसके पास बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है। उसके बाद अभी इस वक्त क्या हुआ, कम्युनिकेशन विद मॉडिफिकेशंस। जो पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस है, अगली बारी वो अपने आप को चेंज करेगा, हो सकता है उसके बेसिस पे कि ये पहले ये गलती होगी, अब इस तरीके से नहीं करना, हम चेंज कर सकते हैं। अब आ गया समझ। सो इस मॉडल में बेसिकली क्या है कि whenever we grow, हम पुरानी पास्ट एक्सपीरियंस को भी कंसिडर करते हैं नेक्स्ट टाइम कम्युनिकेट करने के लिए, यही है बस, ठीक है। देन नेक्स्ट मॉडल इज, बहुत छोटे छोटे मॉडल बचे हैं, बड़े बड़े मॉडल खत्म हो गए हैं। वेस्ले मैकलेन कंसेप्चुअल मॉडल 1957 में आया था। हाँ, दिस थ्योरी कैन वर्क अंडर 2 कॉन्टेक्स्ट, 2 कॉन्टेक्स्ट में काम करती है वो थ्योरी, इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। मतलब ये इंटरपर्सनल में भी है और मास कम्युनिकेशन में भी काम करती है, मेनली मास कम्युनिकेशन का मॉडल है ये। इस मॉडल में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। मतलब इसको ऐसे लो जैसे कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही है या फिर टीवी में एड्स आ रही है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी एड्स आती है और टीवी में भी एड आती है। सो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स या न्यूज एड्स है, समझे। फिर इसके बाद इधर एक क्लाइंट होगा। क्लाइंट कौन होता है, सो क्लाइंट का नंबर ए है। इस मॉडल में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद करना पड़ेगा। इसमें ए किसको बोला है, बी किसको बोला है, सी किसको बोला है। इतना महान मॉडल है, मैकलेन को तुम बताना पड़ेगा। अच्छा चलो, सी को सी के साथ ही रखा है, ठीक है। मतलब एबीसी याद करना पड़ेगा, ठीक है। गेट कीपर को सी माना है। अब ये जो ऑडियंस है उसको ए नहीं दिया, उसको बी दे रखा है, ये बोलना चाहिए था मुझे उसको।
चलो कोई बात नहीं, हमें तो ऐसे याद करना पड़ेगा। ऑडियंस को बी दिया हुआ है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, और यहाँ पर कुछ क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स कौन हो गए? वो ऐड देने वाले, क्लाइंट ए, क्लाइंट मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे उसमें से अनअकैडमी की ऐड या अदर डिफरेंट एड्स ऐसे। और जो गेट कीपर या चैनल है, ये कौन है? ये वो न्यूज एजेंसी और ऑडियंस है जो उस न्यूज़पेपर को पढ़ रही है। अब आप अगर न्यूज़पेपर को स्टडी कर रहे हो, तो न्यूज़पेपर को स्टडी करके आपको वो वाला आर्टिकल वाली एड पसंद आ गई, मान लो आपको ये X2 वाली एड पसंद आ गई, तो इसके लिए आप किसको रिप्लाई करोगे? किसको कहोगे मेरे को उससे बात करा दो? हो सकता है आप उस न्यूज एजेंसी को रिप्लाई करो, हो सकता है आप इस क्लाइंट को रिप्लाई करो, ठीक है, सी को या ए को। तो इसका मतलब दिस मॉडल कंसिडर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, रिस्पॉन्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स, ईच रिसीवर रिस्पॉन्ड टू मैसेज दे रिसीव बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन। अब सारी ऐड हमारे काम की थोड़ी होती है, उसमें से कुछ कुछ ऐड हमारे काम की होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर टेलीफोन में एक टेलीविजन में एक ऐड आ रही है, जैसे वो नापतोल वाली या होम शॉप वाली, उससे आप जल्दी समझ पाएंगे। कोई ऐड आ रही है, क्लाइंट विल प्लेस मल्टीपल एडवर्टीजमेंट। अब उनके चैनल पे तो पूरा दिन ऐड ही आते रहते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। ड्यू टू टाइम लिमिट्स सिलेक्टेड एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट होती है, कुछ ही होती है, किसमें? टेलीविजन में। ज्वेल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कान खोल के सुनेंगे तभी तो समझ में आएगी। खत्म कब किया मैंने? इतना समझ में आ गया सबको कि टीवी में एड्स आ रही हैं, क्लाइंट को बहुत सारी एड दिखाई दे रही है, टाइम लिमिट की वजह से कुछ ही एड एक समय पे आती है। आफ्टर दिस, जो एड को देख रहा है वो डायरेक्टली या तो नापतोल में 2 नंबर दिखते हैं, एक तो किसके, या होम शॉप 18 वाले में भी एक होम शॉप 18 का टोल फ्री नंबर होता है, ठीक है, हाँ ऐसा करके अजीब सा होता है नंबर, बहुत बड़ा। और एक उसका होता है जिसका वो प्रोडक्ट होता है। तो मतलब कि आप इसको अगर मैसेज भेज रहे हो, फोन कर रहे हो, तो वो गेट कीपर हुआ, जिधर मैसेज आ रहा है, जिधर से चैनल हुआ, ठीक है। अगर आप सीधा प्रोडक्ट वाले को मैसेज कर रहे हो, तो वो क्लाइंट हुआ, जिसने ऐड लगाई वो वाली, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी को भी फोन कर सकते हैं ना, वो तो लगने की बात है, लाइन बिजी रहती है। आफ्टर दैट व्यूअर कैन ईदर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू क्लाइंट और द टेलीविजन, या तो आप क्लाइंट को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करोगे या तो टीवी वाले को कनेक्ट करोगे ब्रॉडकास्टिंग में। इफ व्यूअर रिस्पॉन्ड टू टेलीविजन, द इनपुट विल बी कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट ऑफ कोर्स। अब उसके घर से थोड़ी देना सामान, इसको आपने कॉन्टेक्ट किया तो फिर क्या करेगा, ये इसको कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। या आपने सीधा कॉन्टेक्ट किया तो सीधा क्लाइंट जाएगा, मतलब उधर तक तो जाना ही पड़ेगा ना। तो ये बात है इस मॉडल में। अब आपको समझ में आएगा कि मास कम्युनिकेशन में जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं या सबको एक मैसेज आता है, उसका अगर रिस्पॉन्स ऑडियंस ने करना है तो वो किस तरीके से मैसेज भेजता है, ए को ही करना है एट लास्ट। हाँ जी, और ये क्या है, ये बहुत सारी एड्स है वही। वेस्ले मैकलेन का कंसेप्चुअल मॉडल है जो मास कम्युनिकेशन में और इंटरेक्टिव में चलता है। भाई एड पहले आ जाएगी, उसके बाद आप कॉल करोगे ना उसको, तो ये क्या हुआ, वही हुआ ना इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरेक्टिव वाला ही हुआ ना। हाँ जी, सपने में भी मैम आ जाती है, वहां भी पढ़ लेती है। अच्छा मैम प्लीज पढ़ा देना थ्योरीज, मैंने मना कब किया, पढ़ा तो रही हूँ। जैसे आप, हाँ जैसे वो सीधे वेबसाइट से भी ली जा सकती थी, अमेज़न से भी ली जा सकती थी, है ना ऐसे। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आता है, बेकर का मोसैक मॉडल। इसमें ये चीज बाद में याद कर लेना, एक्स है आर्टिकल्स, ए क्लाइंट, वैसे तो हो गया होगा, गेट कीपर या चैनल को सी बोला है, ऑडियंस को बी बोला है। अच्छा ये एरो यहाँ से यहाँ क्यों गया है, ये पता आपको? अरे मुझे ऐड देनी तो मैं गेट कीपर के चैनल पे तो दूंगी, मतलब न्यूज़पेपर या किसी पर्टिकुलर टीवी चैनल पे तो दूंगी, इसलिए आया है ये वाला एरो इधर। हाँ जी, नेक्स्ट मॉडल है बेकर मोसैक मॉडल। बेकर का जो मोसैक एक्चुअली ना, ये क्यूब्स को ही कहते हैं, जैसे हम डाइस वाला, हाँ इन डाइसिस को ही बोलते हैं मोसैक, ये इस शेप को बोलते हैं डब्बा मॉडल। तो पिक्चर पैटर्न होता है जिसके अंदर स्टोन्स, टाइल्स, ग्लास, स्मॉल स्मॉल पीसेस को इकट्ठा किया होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे टुकड़ों को इकट्ठा किया होता है, उसको कहते हैं मोसैक। बेकर तो पर्सन का नाम है। तो इन्होंने कहा मोर देन वन सोशल सिचुएशंस होती हैं। हाँ, हर हर एक जो क्यूब है ना,
उसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी होती है। इसके अंदर क्या होती है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छुपी होती है। ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, ब्लैक वाली भी और व्हाइट वाली भी, सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब हमें किसी के साथ बात करना होता है तो हमारे दिमाग की कुछ ही इंफॉर्मेशन होती है एट अ टाइम। चीज हमें लेयर को रिलेट टू इंफॉर्मेशन लेयर। क्यूब की जो आवाज सही है, वायर क्यूब की जो लेयर है, अरे यार मैं बोला ही नहीं कुछ, अब आवाज ही खराब आ रही है। अब सही है, हाँ रिपीट ही कर रही हूँ। ये जितनी भी क्यूब्स हैं, इनका मतलब है इन सभी में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, ठीक है। और हर क्यूब की लेयर इंफॉर्मेशन लेयर है। लेकिन जब हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है या जब किसी से बात करनी होती है, इंटरव्यू देना होता है, जब पेपर का आंसर लिखना होता है, तो ये सारी थोड़ी दिमाग में सच्ची में याद आती है। इनमें से कुछ याद आती है, उसको बोलते हैं ये ब्लैक वाली, ठीक है। ईच पीस रिप्रेजेंट की इंफॉर्मेशन। नोट दैट कभी कभी ब्लॉकेज हो जाती है दिमाग में, दिमाग बंद हो जाता है, काम खत्म दिमाग में लॉक लग जाता है ना, ब्लॉकेज हो जाती है, जंग लग जाती है, जिसकी वजह से कुछ डाटा हमारा अवेलेबल ही नहीं होता, मुंह से निकलती नहीं बात, अंदर पता है निकल नहीं रही है, पता आंसर कुछ तो याद किया था, आ नहीं रहा है उस टाइम पे, ठीक है। सो एट पॉइंट ऑफ टाइम रिमेम्बर ओनली सम ऑफ देम। हम कुछ ही इंफॉर्मेशन याद कर पाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं उस लेवल से। अब आगे समझ, ये है मॉडल। लेकिन आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को ब्लैक एरिया यानी कि वो भरे हुए एरिया में लेकर आए, ठीक है, फुल एरिया में लेकर आए, ये होगा। हाँ हो जाता है ना, सम इंफॉर्मेशन, यस। अब अच्छा जंग लग जाता दिमाग में। अभी आता है एक नेक्स्ट मॉडल, सिंपल मॉडल है, थियोडोर न्यूकॉम मॉडल, 1903 में आया था। और ये भी इंटरपर्सनल मॉडल ही है। और इस मॉडल में क्या कहा गया है, इस मॉडल में कहा गया है कि एक ए होता है और एक बी होता है, एक मुद्दा होता है, और सिंपल ट्रायंगल मॉडल। सो ग्रेट पॉइनर मतलब अच्छे मेन पॉइनर वो होता है जो किसी चीज का आविष्कार करता है नया। सोशल साइकोलॉजी में इन्होंने ये मॉडल दिया है, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी में इन्होंने मॉडल दिया है, कहते हैं ओनली 50 years ही वर्कड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन मोशन, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रोसेस। इन्होंने सोशल प्रोसेस को समझा, फिर ये मॉडल दिया, ठीक है। दोबारा बताऊं, अब आ रही है आवाज तो बताऊं। इंटरपर्सनल मॉडल है, इन्होंने खुद पहले सोशल प्रोसेस को 50 ईयर स्टडी किया, फिर ये मॉडल दिया। अरे ये 50 ईयर को ओनली कह रहा है, मतलब मेरे लिए मतलब ओनली है, हम लोग 4 साल के पीएचडी में होते हैं, बताओ। चलो कोई नहीं। पब्लिश न्यू सोशल अप्रोच इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, और इसका मतलब था ABX। ए का मतलब कि सेंडर, बी का मतलब रिसीवर, और एक्स का मतलब मैटर ऑफ कंसर्न, कॉन्टेक्स्ट, मुद्दा, जिसकी वजह से हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। अरे यार इतने पेशेंस के साथ उन्होंने सिंपल मॉडल दिया, सिंपल सीधा साधा मॉडल, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ए बी इज लाइक स्टूडेंट एंड टीचर। हमारे स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप है उस तरीके का होता है, ठीक है। एंड जो हम दोनों एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजन। सम रीजन क्या है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट की वजह से। सो दिस इज द न्यूकॉम मॉडल। आगे समझ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। इतने मॉडल हमने कर लिए हैं, आगे बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। चलिए इतना रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। बहुत सारे मॉडल खत्म थोड़ी होते हैं।